नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट के लिए शानदार दिन, जी हाँ, मैं कहूँगा बेहद शानदार दिन। निफ्टी 60-70 पॉइंट नीचे है, ठीक है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आज हम थे, सुबह गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट नीचे था, याद रखिएगा, और बैंक निफ्टी अब 250 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में, स्मॉल कैप इंडेक्स ग्रीन में, निफ्टी डे हाई के आसपास। एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव 2.4:1। सुबह अगर आपने ये आउटकम मांगा होता तो दोनों हाथ से आप लेने को तैयार होते। इस तरीके का आज का दिन रहा है। चलिए बात करेंगे अगले 1.5 घंटे में मार्केट की। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ट्रंप के टैरिफ अटैक के सामने मजबूती से टिका बाजार। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद निफ्टी ने बचाया 20 डेमा। निचले स्तरों से दिखी शानदार रिकवरी, 23,300 की तरफ बढ़े कदम। बैंक निफ्टी ने लीड की रिकवरी, मिड कैप स्मॉल कैप ने भी दिखाया दम। टैरिफ छूट से फार्मा शेयरों की सेहत हुई मजबूत। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली और विंडो फार्मा, ल्यूपिन और डॉक्टरीज में करीब 2 से 3% का उछाल। ट्रंप टैरिफ से यूएस में रिसेशन की आशंका और डॉलर में कमजोरी से आईटी सेक्टर में बड़ी बिकवाली। आईटी इंडेक्स 4.5% नीचे। परसिस्टेंट 10% की गिरावट के साथ में आज का एक्सीडेंट, एम्फेसिस और कोफोज में भी 5 से 7% की गिरावट। बिग स्टॉक्स में किया गया था इन स्टॉक्स का सटीक विश्लेषण। दिग्गजों का भी हाल बेहाल। क्रेडिट पॉलिसी से पहले पीएसयू बैंकों में जोरदार तेजी। सरकारी बॉन्ड यील्ड में गिरावट से भरा जोश। जनवरी 2022 के बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे कम के स्तरों पर यील्ड कर रही है कारोबार। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक में करीब 5% तक का उछाल। आरबीआई के नोटिस के बाद बजाज फाइनेंस का शेयर 2% से ज़्यादा फिसला। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में खामियों और साइबर सिक्योरिटी को लेकर रिजर्व बैंक ने जताई चिंता। कहा कंप्लायंस के लिए बाहरी ऑडिटर्स की ज़रूरत। डेटा सिक्योरिटीज़ को लेकर उठाने होंगे कदम। CNBC आवाज़ एक्सक्लूसिव। ओके, चलिए फिर अब बात करेंगे मार्केट की। और शेयर फिरू है मेरे साथ। आप दोनों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आज मार्केट के लिए भी एक बहुत अच्छा आफ्टरनून साबित होता हुआ अब तक। देखिए बाज़ार में मजबूती है और एक चीज़ माननी पड़ेगी आपको, सुबह हम खुले भले ही गैप डाउन के साथ। पहली बार तो गैप डाउन इतना नहीं हुआ जितना कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था। उसके बाद हमने वहाँ से दिखाई शानदार रिकवरी और बाज़ार एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब शायद टैरिफ वाले फैक्टर से आगे बढ़ने को तैयार है बाज़ार। और एक चीज़ तो बहुत क्लियर होगी कि अब टैरिफ की वजह से हम नहीं गिरेंगे। गिरना होता तो गिर चुके होते, अब तक जितना गिरना था वो गिर चुके हैं। अब हम टैरिफ की वजह से नहीं गिरेंगे। अब अगर गिरेंगे तो कोई और कारण होंगे, कुछ देर में वो डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, अब अगर टैरिफ आगे यहाँ से रिवर्स हुए, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है आगे जाकर, तो रैली जरूर आएगी उसकी वजह से। तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, और वो सही भी है क्योंकि थोड़ा सा दिखते हैं यहाँ पर। डॉलर वीक हो रहा है। आईटी के लिए यूएस इकॉनमी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक फैक्टर है। और यूएस एक मैन मेड रिसेशन के कगार पर है अब, उसमें कोई डाउट नहीं है। फार्मा में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज ऊपर खुलने के बाद। खैर हमने तो काफ़ी समय से इस पर लॉन्ग की बात की थी, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन ट्रेंड यहाँ पर अभी भी मजबूत है। और जैसा हमने सुबह एक्सपेक्ट किया था, बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और रिकवरी को लीड किया। आखिरी का 1.5 घंटा लेकिन काफ़ी क्रूशियल है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, आखिर का 1.5 घंटा कैसे रहेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से बाजार में एक गिरावट की आशंका थी उसको एकदम बाजार ने धूमिल कर दिया। हालांकि इन रेड ही निफ्टी कारोबार कर रहा है, फिर भी जो डर था वो कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आया है। सवाल यहाँ पे ये अनुज जी की, क्या टैरिफ के डर को बाजार ने भुना लिया है? अब यहाँ से एक तेजी की आशंकाएं हैं, और ऐसे लेवल में, ऐसे मूड माहौल में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कैसा टेक्सचर लग रहा है अब मार्केट को, और साथ ही क्या राय हिदायत देंगे आप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? देखिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है मेरी, अब यहाँ से आज के लो के साथ लॉन्ग हो जाए, बस बात खत्म। 23,145 आज का लो, 23,140, 145 पर ही 20 डेमा। मार्केट ने खराब खबर पर 20 डेमा बचाया है। ट्रस्ट में ये चीज़ें जो होती है ना, अगर यही चीज़ मार्केट रैली में फेल होता तो बहुत नेगेटिव होता है। डिक्लाइन में आपने खराब खबर पर, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है खराब खबर पर, आज सुबह बात हुई थी कि किसी ने नहीं सोचा था उतना बड़ा टैरिफ लगा है, उस खबर पर हमने 20 डेमो को बचाया है। इससे बड़ा टेक्निकल संकेत नहीं हो सकता मार्केट का। मतलब निफ्टी इससे ज़्यादा आपको चिल्ला के नहीं कह सकता कि आगे मुझे खरीद लीजिए। अब इससे ज़्यादा ओपनली नहीं हो कह सकता। हाँ, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा
हो सकता है एक मार्केट ने एक फेक मूव दिया और उसके बाद वो लोगों को ट्रैप कर ले, ये हमेशा रिस्क रहता है। उस रिस्क को आपको बचाएगा स्टॉप लॉस 23,145 का स्टॉप लॉस, यहाँ से 110 पॉइंट नीचे। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रेड चली यहाँ से तो पहले 23,350 पे रेजिस्टेंस है। आज का ऑप्शन राइटर्स ने थोड़ा सा पकड़ा हुआ है, सुबह से एक बार मूव आने के बाद 23,200 का पुट और 23,300 की कॉल, यहाँ मैसिव सेलिंग हुई है, तो हो सकता है एक बार के लिए आप यहाँ पर थोड़ा अटकें। लेकिन 23,350 अगर ये क्रॉस हुआ तो बड़ी रैली होगी, और उसमें फिर अगला पड़ाव होगा 23,500 का, और उसके बाद 23,650, और 23,650 वहाँ पर ये ट्रेंड पूरी तरीके से पॉजिटिव होगा, जहाँ 23,800 और 24,000 तक का भी रास्ता खुलेगा। 23,800 पे 2 बार हम अटके थे, इस बार नहीं अटकेंगे अगर इस बार आपने उसको क्रॉस किया तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब लॉन्ग रहें और आज के लो का एक सिंपल स्टॉप लॉस रख दें। ये अब आज के लिए यहाँ पर ट्रेड रहेगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज आई थिंक हमने सुबह भी बात की थी कि इस मार्केट को अगर लीड करेगा रिकवरी में तो बैंक निफ्टी होगा, और बैंक निफ्टी में घबराएं मत, किसी भी गिरावट में खरीदें। और मैं तो ये तक कहा था कि 50,000 तक की भी कोई गिरावट हो वहाँ तक खरीदें। गिरावट तो आज सिर्फ 50,900 तक ही रही, तो बहुत शानदार ट्रेड दी बैंक निफ्टी ने आपको, और वहाँ पर अब आज का लो जो है 50,900 उसके लो के स्टॉप के साथ अब आपको लॉन्ग रहना है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि अब मेरा ये मानना है कि अगर, और जो मेरा थीसिस सही है, अगर यहाँ से अब एफआई का पैसा निकलेगा अमेरिकी मार्केट से, जाएगा उन डेवलप्ड एमर्जिंग मार्केट्स में जहाँ स्टेबिलिटी और रेजिलियंस है, उनमें भारत भी होगा, और अगर ऐसा हुआ तो HDFC बैंक, ICICI बैंक ये चलना शुरू होंगे, और इससे बैंक निफ्टी को बहुत सपोर्ट मिलेगा। और मैं तो एक व्यू लेकर चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में जो रिसेंट हाई था 52,070 का, अगर वो आपने क्रॉस किया, मुझे हैरानी नहीं होगी आप ऑल टाइम हाई भी हिट कर दें एक बार बैंक निफ्टी पर, पॉसिबिलिटी है। चार्ट ये कह रहा है चीख चीख के बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग इंडेक्स है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और आज तो लो सीधा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड करके एक रैली दिखाई बैंक निफ्टी ने। इससे बेटर चार्ट नहीं हो सकता। वीरू के पास चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और 51,500 से लेकर करीब के 51,650 इस सफ़र में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन अनुज PSU बैंक्स का है। जैसे कि मैं लास्ट हफ्ते से डिस्कस कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट GSEC है, मतलब 10 ईयर और 5 ईयर बॉन्ड की काफ़ी यील्ड कोलैप्स हुई हैं, तो ट्रेजरी गेन के मद्देनज़र इस वक्त बाजार थोड़ा सा PSUs को चेस करता हुआ अनुज लगभग 11:30 से ये बिल्डअप शुरू हुआ है सारे बैंकों में। लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा, लुक एट PNB, सारे के सारे डी हाई पर है। बट मैं कंसिडर यहाँ पे SBI को करूँगा। दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड करता हुआ 783, सारे एवरेजेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। तो 2 स्टॉक्स यहाँ से PNB और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग बिल्डअप डी हाई पर आके ट्रेड करते हुए। फिर लेके आइएगा आप जरा एक स्टॉक, और वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में 2.5% का मूव और एक फ्लैग का ब्रेकआउट और सारे एवरेजेस के ऊपर, और जरा इसका प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे ओपन इंटरेस्ट रखिएगा। शानदार बिल्डअप। आई मीन ये सारे के सारे सप्लाई जोन जो ये थे इसके 23 दिसंबर से अब तक सबको पार कर चुका है। 37,500 शेयर जुड़ा है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी वाइल्ड स्क्रिप्ट है, बड़े टिकट साइज का स्टॉक है। अच्छा मूव यहाँ पे आ रहा है। और पावर स्पेस में ही एक स्टॉक और यहाँ पे मेंशन करूंगा, यानी PSU स्टॉक्स और पावर स्टॉक्स, और वो है CESC। लेके आइएगा स्क्रीन पे प्लीज़। CESC जब मैं बात कर रहा हूँ इस प्राइस पे 157.10 एग्जैक्टली समझ लीजिएगा कि इसका 200 डेमा है, और जहां इसको पार किया एक स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन है, करीब 5.5 लाख शेयर बिल्डअप हुए। तो इस वक्त जिन स्टॉक्स पर नजर हैं वो है PSU बैंक्स और साथ ही साथ पावर स्टॉक्स। लेकिन अनुज निफ्टी IT 1400 अंक नीचे, और जिस प्रकार का ये मूव है, जस्ट आई मीन फॉर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, अगर आपने शॉर्ट पे ग्रिप लिया तो, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो क्या मायने हैं इस डिप के? देखिए, पहली बात तो आप अगर हमारी कमेंट्री सुनते आए हैं, हमारी डिस्कशन सुनते हैं पिछले कुछ दिनों से, तो एक बहुत नो ब्रेनर था ये कि IT से बच के रहें। शॉर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम लॉन्ग मत करिए, शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट करिए। आज सुबह मैंने परसिस्टेंट, कोफोज और भी 2 स्टॉक्स थे, एम्फेसिस और टाटा एलेक्सी, लेकिन पहले इनको हटा दीजिए, पहले वो इंटरडे चार्ट दिखाता हूँ एक बार। परसिस्टेंट और कोफोज ये सब चार्ट देखिए आप। आज मार्केट ने इनफैक्ट आपको ओपनिंग के बाद भी बहुत शानदार ट्रेडिंग, मेरे ख्याल से आज सबसे बड़ी ट्रेड एक्चुअली अगर प्ले आउट हुई है तो वो है इन स्टॉक्स में खुलने के बाद भी अगर आपने शॉर्ट करा है तो वहाँ पैसा बना है। और ये आज सुबह हमने एक लॉजिक के साथ बताया था कि क्यों IT स्टॉक्स में और क्यों इन पर्टिकुलर इन 2 स्टॉक्स को चुना गया था, क्योंकि ये 2 स्टॉक्स सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक्स हैं इस वजह से। अब आगे क्या करना है इस पर आइए। जिन्होंने शॉर्ट करके पैसा बनाया उन्होंने तो बड़ा पैसा बनाया होगा। अमेरिका में मंदी हो
और डॉलर कमज़ोर हो, ये एक बहुत बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। आप एक बार डॉलर इंडेक्स देखिए ज़रा, कहाँ हम 3-4 दिन पहले 104 हाफ पर थे, अब हम 102.5 पर हैं। अच्छा, ये एक और कारण है जो मुझे लगता है कि हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी बियॉन्ड अ पॉइंट। 102.5 का डॉलर इंडेक्स। एक बार डॉलर रुपये भी देख लेते हैं, क्योंकि डॉलर रुपये भी हमने 88 का देखा था अभी कुछ दिनों पहले, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी रैली आई थी। अब हम 85-50 पर आ गए हैं ऑलमोस्ट वापस। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इससे होगा क्या? पहली बात तो आईटी कंपनियों के ईपीएस पर रिस्क आएगा कि आईटी कंपनियों में अगर अमेरिका में मंदी है और डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम होगा तो आईटी कंपनियों पे फ़र्क आएगा, इम्पैक्ट आएगा। और ये इस बार की आप कमेंट्री में सुनेंगे, जो इस बार की मैनेजमेंट की कमेंट्रीज होंगी उसमें आप ये चीज़ सुनेंगे कि अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा। 1-2 क्वार्टर की विजिबिलिटी थी, लेकिन अब अगर ये आगे बढ़ा तो शायद थोड़ा सा हमको अपने गाइडेंस स्केल बैक करने पड़ेंगे। कंपनीज बोलेंगी, बोलना चाहिए उनको कम से कम। और यहाँ पर मुझे लग रहा है ईपीएस इस वजह से कम होगा। और कभी भी इस तरीके की अनसर्टेनिटी हो ना, मार्केट उसको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देना कम कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर लार्ज कैप आईटी 25 के पी पर ट्रेड कर रही है, मार्केट अब उनको 18 से 20 का पी देगा। तो इससे होगा क्या? अगर 5% आप ईपीएस कट करेंगे तो आपको प्राइस टारगेट 15% कट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ ईपीएस का ही मामला नहीं है, वो प्राइस टू अर्निंग्स का ही मामला है। उन दोनों को जोड़कर देखना होगा। मैं तो ये व्यू लेकर चल रहा हूँ कि यहाँ से ना आईटी स्टॉक्स में अभी भी और 15 से 20% की गिरावट है, और 15 से 20% की गिरावट के बाद लार्ज कैप आईटी में जगह बनेगी एज इन्वेस्टर। या तो आप यहाँ से एसआईपी शुरू करें, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे। एज अ ट्रेडिंग पॉइंट तो इसको अभी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल भूल जाएं। जैसे मैं कहता इन्फोसिस 1200-1300 मिल जाए अलग बात है। और आईटी यहाँ से अगर 52 वीक लो भी छू ले तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वीकनेस इस तरीके की है यहाँ पर। तो लेट्स सी कैसे चीज़ें बढ़ती हैं। चलिए श्रेया, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स? जी, गुड आफ्टरनून। ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से हम एक बड़ा ट्रिगर देख रहे थे टैरिफ का, यूएस की तरफ से कैसे टैरिफ इंप्लीमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं अब बाजार ने भुना लिया है। नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर क्या अर्निंग सीजन है? बिल्कुल, नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर अर्निंग सीज़न है। और अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और 2-3 दिन की बात है, उसके बाद आप टैरिफ को बिल्कुल भूल जाएंगे और उसके बाद आप सीधा का सीधा अर्निंग सीज़न पर फोकस करने वाले हैं। एंड आई थिंक मार्केट कुछ हद तक आपको एक कह रहा है। आई थिंक आप देखिए, आज डाबर का स्टॉक देखिए फॉर एग्जांपल, एक परसिस्टेंट को हटा दें उसके बाद डाबर सबसे बड़ा लूज़र था। यहाँ तो कोई टैरिफ नहीं था, तो प्योरली डोमेस्टिक कंपनी है। मैरिको ने आज सुबह एक अपडेट दिया, कुछ देर में मैरिको की बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक अपडेट दिया, उन्होंने कोशिश की है बताने की कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी स्टॉक में कोई एक बार के लिए तो इम्पैक्ट आया वहाँ पर। मुझे लग रहा है अब अगले 3-4 दिन में ना जो अपडेट आएंगे ना, टाइटन का अपडेट आएगा फॉर एग्जांपल, वो काफ़ी क्रूशल होगा। क्या बोलते हैं टाइटन? आई थिंक मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि शायद उनका अपडेट पॉजिटिव आ जाए। आई थिंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनके अपडेट आएंगे। आई थिंक ये काफ़ी क्रूशल होंगे। ये मेरे ख्याल से मार्केट का जो अगला वो क्रम है ना, वो डिसाइड करेंगे अर्निंग सीजन। और देखते हैं, होपफुली मेरी जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी बुलिशनेस है ना, वो इस बेसिस पर है कि इस बार अर्निंग सीजन में शायद इंप्रूवमेंट दिख जाए। नहीं दिखी अगर, तो मार्केट फिर लॉस तोड़ेगा, क्योंकि फिर मार्केट को एक और हेडविंड मिलेगी जो बड़ी हेडविंड होगी। टैरिफ हेडविंड थी, इतनी बड़ी हेडविंड नहीं थी। अर्निंग्स ज़्यादा बड़ा फैक्टर रहेगा। चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। बिल्कुल, अर्निंग्स सबसे बड़ा फैक्टर को कैसे चीज़ें अनफोल्ड होते हैं वहाँ देखने वाली बात होगी। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। जिस तरीके से आज बाजार में रिकवरी होने की कोशिश हुई है, तो शुरुआत करते हैं तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कौन से स्टॉक्स में आज फिलहाल एक्शन देखने को मिल रहा है ऊपरी स्तरों पर? देखिए पावर ग्रिड यहाँ पे लगभग 4.25% से ज़्यादा तेज़ होकर कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट आपको देखिए अब मैक्सिमम स्टॉक्स आपको फार्मा सेक्टर के दिखेंगे। सन फार्मा, सिप्ला 3.5% चढ़कर कर रहा है कामकाज। श्रीराम फाइनेंस भी इस लिस्ट में शामिल, 3.5% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। कुछ और काउंटर्स देखते हैं। पीएसयू बैंक्स में, जैसा कि वीरेंद्र जी भी मेंशन कर रहे थे, अच्छी तेजी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया लगभग यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6.25%, बैंक ऑफ इंडिया देखिए लगभग 2.5% से ज़्यादा उछल गया। जीएमआर एयरपोर्ट्स में अच्छी तेजी 5.25% उछल कर रहा है कारोबार। एओ स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 4.5% से ज़्यादा की खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर डेंट तगड़ा पड़ा है, यहाँ पे आपको आईटी पैक के ज़्यादा स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा देखिए सारे ही स्टॉक 3% से ज़्यादा लुढ़ के, इनफैक्ट 3.5% से ज़्यादा लुढ़क कर कारोबार कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। यहाँ पे भी अगेन परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी टेक, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट। परसिस्टेंट सिस्टम देखिए 10% लुढ़क गया आज के सत्र में। केपीआईटी टेक यहाँ पे 6.5% से ज़्यादा का डेंट। कोफोर्ज 7.5% लुढ़का।
डाबर जो अभी हम मेंशन भी कर रहे थे और इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे क्यों आखिर ये 6% आज के सेशन में गिरा है। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गावस से, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत, रुचित जैन और सोमिल मेहता से। 2:15 बजे हमारे साथ होंगे यतिन मोता, मिताली जैन और होरमास फताकिया। इनसे जानेंगे ट्रम्प के टैरिफ का कहाँ कितना होगा असर। 2:30 बजे यतिन जी से जानेंगे बजाज फाइनेंस से आरबीआई क्यों है नाराज। 2:35 पर मंगलम हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे डाबर में आज क्यों है गिरावट। साथ ही 2:40 पर कंचन जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे जानेंगे आईटी सेक्टर में बिगड़ रहे हैं हालात। 2:50 पर हमारे साथ होंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड सीईओ दीपक शिनॉय। 3:05 पर यतिन से डीलिंग रूम चेक लेंगे। 3:10 पर कल के लिए एनर्जी से स्ट्रैटेजी लेंगे। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTS एसटीबीटी कॉल्स। चलिए अब हमारे साथ हमारे गेस्ट कनेक्टेड हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय क्या ट्रेड्स लेने हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या रहेगा आपका इस समय का ट्रेड। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून टू यू। अच्छा लग रहा है, रेयर है लेकिन स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है पेटीएम। 837 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए 827 का। नियर टर्म टारगेट 850 के नजर आते हैं। यस एटीएम पेटीएम। पेटीएम बाय है 836 रुपये 80 पैसे पे बाय कॉल। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान पीएसयू बैंक यूनियन बैंक में जा रहा है। यूनियन बैंक 130 के ऊपर जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया है, जहां पे इसके नेक्स्ट टारगेट्स 138 से लेके 145 तक भी एक्सटेंडेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप 128 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग रहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 138 पहला, और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो 145 भी। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में BTST 135 का कॉल ऑप्शन जो आपके 3 रुपए 80 पैसे में ट्रेड कर रहा है, हमने इसको रेकमेंड किया है। स्टॉप लॉस 2 रुपए का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 7 से लेके 9। ठीक है, यूनियन बैंक अप्रैल फ्यूचर्स में खरीदारी की राय शिल्पा जी की तरफ से। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए बैंकिंग पे ही ध्यान है। बंधन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इनवर्स रेगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो बंधन बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 153 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है और 165 165 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 160 वाला कॉल ऑप्शन जो 4 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 2.5 रुपए 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और इसमें आपको 10 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी। ओके प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी अनुज जी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे केपीआईटी टेक मुझे लग रहा है वीकनेस बढ़ सकती है। 1230 पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल, 1250 के ऊपर 1251 स्टॉप लॉस लग के सेल करने की सलाह होगी। टारगेट होगा 1180 1180। KPIT टेक आपका शॉर्ट है यहाँ पर और करीब करीब 1228 पर शॉर्ट कॉल। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा फेडरल बैंक में। एक फ्लैग पैटर्न बना है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। मोमेंटम इंडिकेटर्स फ्रेश बाय में आए हैं, तो स्टॉप लॉस 189 का होगा और टारगेट 205। ठीक है, फेडरल बैंक में बाई की राय फिलहाल आती हुई आशीष चतुर्मोता जी के पास चलते हैं। बताइए आशीष जी, आज मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, ऐसे में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर। गुड आफ्टरनून श्रेया, अनुज और वीरेंद्र। देखिए मेरे हिसाब से मार्केट में ऑब्वियसली आज जो एक गिरावट देखने को मिली वो टैरिफ रिलेटेड थी। अब हमारा जो फोकस है पूरा डोमेस्टिक थीम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इसमें हमें कंजम्पशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल और साथ ही साथ डिफेंस, ये 3 जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। 3 जो सेक्टर्स हैं उनमें हमें लगता है कि रिलेटिवली आपको ग्रोथ बेटर देखने को नज़र आएगी। और उसमें भी अगर से मैं देखना चाहूँ तो डिफेंस हमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि डिफेंस के अंदर में जो ऑर्डर बुक मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। पिछले ही करीब 15 दिनों के अंदर में हमने देखा भारत डायनामिक्स को अच्छे ऑर्डर मिले, बीईएल के अंदर में एक अच्छे ऑर्डर बुक देखने को नजर आई। साथ ही साथ मजगांव को भी कुछ नए ऑर्डर्स देखने को नजर आए और इसका इम्पैक्ट भी शेयर प्राइस में देखने को नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो थीम है पूरी डिफेंस की वो काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगी। इनमें से अगर से हम इस समय पे कोई स्टॉक्स देखें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि मस्काओ डॉक
हमें काफी पसंद है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है एज अ डिस्क्लोजर। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में भी है और ये जो डिस्कशन है कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल के लिए। बट मुझे लगता है कि मस्गांव डॉक जो है वो एक 4 टाइम 5 टाइम ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो पे बैठा है और ऑलमोस्ट जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफी स्ट्रांग है। 20% के ऊपर की एबिटा मार्जिन इस कंपनी के अंदर में देखने को मिल रही है। इंडिजनाइजेशन का जो फैक्टर है वो बढ़ गया है और 75% तक इंडिजनाइजेशन कंपनी कर रही है, जिसकी वजह से मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट है। और कल एक नए जो डेवलपमेंट है उसके बाद भी इनकी जो फ्रेश ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। इस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि टेक्निकली भी स्टॉक में एक बहुत बढ़िया बेस 2550 2600 की ट्रेजेक्टरी में बना है और मुझे लगता है कि स्टॉक के जो पुराने ऑल टाइम हाई थे वो क्रॉस होंगे और कहीं ना कहीं 3200 तक की अपसाइड पोजिशनली मैं समझता हूँ मस्गांव डॉक के स्टॉक में हमें देखने को नजर आ सकती है, जिसके चलते स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी बना हुआ है। ओके चलिए आशीष, मैं आ रहा हूँ आपके पास कुछ और सवालों के साथ, लेकिन पहले एक इम्पॉर्टेंट खबर कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आ रही है जो टैरिफ लगाए गए हैं और उसको लेकर। और अब ये आई थिंक अब ये ऑफिशियल हो चुका है। जब लक्ष्मण जी ने ब्रेक किया था तब तक वो एक्सक्लूसिव था, लेकिन अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुकी है। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या कह रहे हैं वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से क्या बयान आया? जी गुड आफ्टरनून। दरअसल जब से ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया उसके ठीक 12 घंटे बाद अब वाणिज्य मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है। ये बयान काफ़ी सोच समझ के समीक्षा करने के बाद किया गया है और इस बयान में कहा गया है कि वाणिज्य मंत्रालय जो स्टेक होल्डर हैं, घरेलू इंडस्ट्री है, उनके साथ बातचीत कर रहा है कि कैसे इस टैरिफ का असर उनके ऊपर पड़ेगा, उस असर को कैसे कम से कम किया जा सके। दूसरे साथ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे इस बात पर बातचीत की जा रही है कि अलग अलग देशों पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उससे कहाँ कहाँ भारत के लिए संभावनाएं ज़्यादा निकल करके सामने आ रही है। तो एक तो घरेलू इंडस्ट्री, घरेलू स्टेक होल्डर से बातचीत हो रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस स्टेटमेंट में कही गई है वो ये कि भारत सरकार लगातार यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यूएस प्रशासन के साथ संपर्क में है और दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर जो चर्चा चल रही थी उसको लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, जिसके दौरान सप्लाई चेन पर बातचीत होगी, कैसे एक्सपोर्ट को दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ाया जाए उस पर बातचीत होगी और उसके लिए भी काफ़ी दोनों देश के प्रशासन की आपसी जो बातचीत है उससे भी काफ़ी ज़्यादा नतीजा निकलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो दो मोर्चे पर भारत सरकार काम कर रहा है। एक तो जो घरेलू इंडस्ट्री है उनके साथ बातचीत कर रही है, समीक्षा कर रही है कि कहाँ कितना असर पड़ेगा, उस असर को कैसे कम किया जाए। दूसरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत कर रही है सरकार कि कैसे आगे चल करके इस टैरिफ को जो यूएस ने लगाया है उसको कम किया जाए और इसका एक ही तरीका इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इसको जल्द से लागू किया जाए। और इस स्टेटमेंट में साफ तौर से लिखा गया है कि दोनों देश आपस में इस पर बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द कोई नतीजा निकल सकता है। अब जो मतलब आप समझ लीजिएगा कि हमारी जितनी भी एनालिस्ट की लॉबी है, जितनी भी रिपोर्ट्स आई, ये जो टैरिफ्स की परसेंटेज थी ये सबकी कल्पना शक्ति जो भी थी उनसे काफ़ी ऊपर था, क्योंकि बाज़ार और बहुत सारे एनालिस्ट सुबह से ये भी बात कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा बातचीत का दौर चला और थोड़ा सा लचीला अगर रुख भारत ने अपनाया तो ये टैरिफ्स कम भी हो सकते हैं अगले 6 से 7 महीने के अंतराल में। ऐसी कोई संभावना, ऐसा कुछ आपकी बातचीत हुई है किसी शख्स से अभी तक? बिल्कुल इसकी संभावना पूरी है। जब मैं कह रहा हूं पूरी है तो लगभग पूरी है, क्योंकि इसमें दरअसल जब स्टेटमेंट जारी किया गया, जो व्हाइट हाउस का ऑर्डर जारी किया गया, उस ऑर्डर को आप गौर से पढ़ेंगे तो एक है सेक्शन 4, जिस सेक्शन 4 को तहत मॉडिफिकेशन अथॉरिटी की बात की गई है। इस सेक्शन 4 में एक सब सेक्शन है सी, उसमें कहा गया है कि अगर कोई देश यूएस की चिंताओं को दूर करते हुए कदम उठाता हुआ दिखता है तो हमने जो टैरिफ यानी यूएस ने जो टैरिफ लगाया है उस टैरिफ को उस देश के लिए कम किया जा सकता है। इस बयान को देखिए। दूसरी तरफ अभी जो वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से बयान आया है उसको देखिए। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच, भारत और यूएस के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। ये मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, यानी अलग अलग सेक्टर में ट्रेड किए जाएंगे और उसमें जब ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं तो जाहिर तौर पे भारत भी कई सारी चीज़ों पर ड्यूटी घटाएगा, यूएस के साथ कारोबार बढ़ाएगा। तो ऐसे में जब ये ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत काफ़ी ठोस नतीजे पर पहुंच जाएगी, जब ये बातचीत ट्रंप प्रशासन तक पहुंचेगी, तब मुझे लगता है कि इस सेक्शन 4 के तहत भारत को विशेष रियायत दी जा सकती है। ट्रंप ने जो अभी टैरिफ का ऐलान किया है, यानी इस टैरिफ को जो अभी ऐलान किया गया बहुत लंबे समय तक भारत की इंडस्ट्री पर रहेगा, इसकी संभावना कम दिख रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये हट जाएगा या कम हो जाएगा। लक्ष्मण जी, एक बात आपसे और पूछूं, अगर आप इन टैरिफ्स को देखें और भारत का जो इस वक्त के जो निकटतम देश हैं जो यूएस को सप्लाई करते हैं सेम आई थिंक गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, अगर आप उनकी तुलना में देखें तो हमारा टैरिफ फिर भी कम है।
डिपार्टमेंट का इस पे बात क्या है? आई मीन क्या हमारी कम्पिटिटिवनेस कम नहीं होगी? ये तो क्लियर है बात इन टैरिफ परसेंटेज से। बिल्कुल, ये सरकार इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही है। जो मैं कल से कह रहा हूँ, सरकार आपदा में अवसर की तलाश करेगी। अब टैरिफ का ऐलान होने के बाद सरकार देख रही है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर कंट्री थे, जिन देशों से वही सामान यूएस एक्सपोर्ट होता था, जो भारत से एक्सपोर्ट होता था, चाहे लेदर हो, टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, तो उन देशों पर भी ड्यूटी लगी है, वो ड्यूटी ज़्यादा लगी है। तो ऐसे में यूएस मार्केट में भारत के प्रोडक्ट अभी भी सस्ते होंगे बाकी देशों के मुकाबले, यानी इन सामानों की मांग वहाँ के बाजार में बनी रहेगी। ऐसी सूरत में भारत को एक बेहतर मौका दिख रहा है। दूसरी चीज, इस पूरे ट्रंप टैरिफ के बाद हर देश अपने अपने व्यापार के लिए अलग अलग संभावनाएं भी तलाशेगा। उसमें भारत के लिए नए मौके निकल कर आएंगे, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। जी हाँ, और अनुज देखें, लक्ष्मण जी से मैंने हर बात को खंगाला, लेकिन आज आप लक्ष्मण जी की वेशभूषा देखिए, जैसा देश वैसा भेष। आज अमेरिका की बात थी तो आज सूट बूट और टाई। नहीं वो लक्ष्मण जी, नहीं, कल अनुज जी ने कह दिया था कि आप छुट्टी के मूड में भी हैं। हाँ, मैं वही कहा, मैं लक्ष्मण जी को मैंने लक्ष्मण जी को उस दिन कहा था कि आप थोड़ा छुट्टी के मूड में, तो थोड़ा लक्ष्मण जी ने आज ओवर कॉम्पनसेट कर दिया शायद उसको। ऐसे स्मार्ट लग रहे हैं लक्ष्मण जी, और बिल्कुल हाँ। नहीं, लेकिन ये जो बात कही ना आपने, ये बहुत लाख टके की बात है वैसे ही है, और 16 आने सच है कि इतने सब टैरिफ लगने के बावजूद एक्चुअली हमारे टैरिफ कम है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। आप टेक्सटाइल स्टॉक्स देखिए आज किस तरीके की तेज़ी हो रही है टेक्सटाइल स्टॉक्स में। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा प्लेयर है। मैं बहुत ज़्यादा छोटे प्लेयर्स में जाता नहीं हूँ, नॉर्मली अपने आप को थोड़े बड़े प्लेयर्स के साथ रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 6% ऊपर है। अब देखिए, अब इशू क्या है। एक समय था जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उस समय पे अरविंद मिल्स एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हुआ करती थी। टेक्सटाइल उस समय एक बड़ा सेक्टर हुआ करता था, और टेक्सटाइल के एक दो स्टॉक्स भी उस समय, वो अब तो खैर उनमें से काफ़ी स्टॉक गायब हो गए। टॉप 30 या 40 स्टॉक्स में से टेक्सटाइल स्टॉक्स हुआ करते थे हमारे उस समय पे वीरू। उसके बाद हमने कहीं ना कहीं अपना एक स्थान खोया कहीं छोटे देशों से हमारे मुकाबले। बांग्लादेश और वियतनाम, ये 2 देश थे जिन्होंने हमारे टैरिफ को काफ़ी हट किया। जैसे 2007 में जब मैं पहली बार यूएस गया था तो मुझे हर गारमेंट पे मेक इन इंडिया दिखता था। आज सिचुएशन ये आ गई है कि आप भारत में जाकर भी कपड़े खरीदेंगे ना, आपको मेड इन वियतनाम या मेड इन बांग्लादेश दिखाई देगा। ये फैक्ट है। तो क्या हो गया था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने चाहे अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया, जैसे भी किया, एक काफ़ी बड़ा फेवर दिया। अब अगर ये वाकई में वियतनाम और बांग्लादेश पे हमारे मुकाबले कहीं ज़्यादा टैरिफ लगने वाला है, और बांग्लादेश में तो वैसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी रही है पिछले 1 साल में, तो उसमें ये एक सेक्टर है जो एमर्ज हो सकता है। क्लियरली हमारा अभी भी कम्पिटिटिव एडवांटेज शायद अगर इस सेक्टर में वापस आ जाए तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए फैक्टर हो सकता है। एक हमारा जो एक समय पे एक IT फार्मा के अलावा टेक्सटाइल एक बड़ा सेक्टर हुआ करता था एक्सपोर्ट के मामले में, वो अगर वापस आ जाए बहुत बड़ा फैक्टर होगा। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी, हाँ वीरू कुछ कह रहे हैं? मुझे ये बात तभी याद आई अनुज, और मैंने लक्ष्मण जी से तभी पूछी। मुझे याद है आप में और श्रेया ही थे उस इंटरव्यू में गोकुलदास एक्सपोर्ट की मैनेजमेंट से। शिव रामाकृष्ण गणपति जी थे, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की थी। अगर टैरिफ में हम थोड़े से भी कंपिटिटिव रहे तो हम जीत के जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सही बात कही आपने। और ये बिल्कुल इस समय मौका है ऑल आउट जाने का मिनिस्ट्री के पास। थोड़ा सा और सपोर्ट अगर मिल जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। चलिए खैर, एनीवे अब आगे बढ़ते हैं और इसी टैरिफ की बात करते हैं जो 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। अब आप पूछेंगे 27 क्यों, सुबह तो हम 26 कह रहे थे, वो 1% बाद में थोड़ा सा और नोटिफिकेशन में ऐड हो गया। तो इसका क्या असर होगा, इस पर हमारे साथ यतिन, मिताली और हॉर्माज मौजूद हैं। एक सब सेक्टर्स की बात करेंगे। पहले यतिन के पास चलते हैं। ओवरऑल किन सेक्टर और कंपनियों पर असर होगा, उसके बाद मिताली से जानेंगे कि दूसरे और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। लेकिन पहले यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ये क्लियर हो गया है कि 27% टैरिफ भारत को लगेगा। 26-27 में थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था। और अगर हम ट्रंप के टैरिफ्स की बात करें तो भारत के लिए ये 27% टैरिफ अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, एशियाई इकोनॉमीज़ की बात करें, तो यहाँ जो टैरिफ है लगभग दुगना जितना आपको दिखाई पड़ रहा है, खास करके वियतनाम और चाइना के लिए। हालांकि थोड़े बहुत सेक्टर्स इस टैरिफ के बाहर रहेंगे। फार्मा, IT सेक्टर, सेमीकंडक्टर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर और ऐसे धातु जो US में जिनका प्रोडक्शन नहीं होता, इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है इस पर्टिकुलर टैरिफ ऑर्डर से। हालांकि जो 2 सेक्टर जिन पर न्यूट्रल असर अभी तक दिखाई पड़ रहा है वो क्लियरली फार्मा और IT हैं।
फार्मा खास करके क्योंकि फियर था बाजार को कि यहाँ आपको टैरिफ लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि आईटी के लिए टैरिफ न्यूट्रल है, लेकिन स्लोडाउन की आशंका के चलते क्योंकि टैरिफ थोड़े बहुत हार्श थे आईटी सेक्टर में, खास करके मिड कैप आईटी में थोड़ा बहुत आपको इशू लग रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो यहाँ भारत की सिर्फ एक ही कंपनी है जिस पे असर देखा जाएगा, वो है टाटा मोटर्स। 25% टैरिफ ही लगेगा, कोई बदलाव वहाँ नहीं हमको दिखे हैं आज के टैरिफ ऑर्डर में। और स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स की बात करें तो जेएलआर से इनको लगभग 20% का रेवेन्यू एक्सपोजर आता हुआ नजर पड़ता है। अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो न्यूट्रल से पॉजिटिव असर रहेगा, क्योंकि जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम जैसी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ की कंपनियों को ज़्यादा टैरिफ चुकाना पड़ेगा क्योंकि इनके इंपोर्ट जो है यूएस में महंगे हो जाएंगे। उसके सामने भारत को एक 10 से 20% का एडवांटेज रहेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो यहाँ कोरिया, वियतनाम जैसी हेवी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ पे भारत से ज़्यादा टैरिफ लगाए तो जो कंसर्न्स थे डिक्सन को लेकर या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि टाटा ग्रुप की अनलिस्टेड कंपनीज हैं, यहाँ आपको असर कम होता हुआ नज़र पड़ेगा। केमिकल के लिए नेगेटिव है क्योंकि टैरिफ ज़्यादा है। एसआरएफ और बहुत सारी दूसरी कंपनी जैसे अतुल लिमिटेड हो या अपार इंडस्ट्रीज़ हो, यहाँ थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दो ब्रोकरेजेस स्पेसिफिकली इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं इस पूरे असमंजस में। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली, जिनको लगता है कि भारत की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, वो इंडिया को प्रेफर करते हैं और उनका जो कॉशियस स्टैंड है वो साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज़ पे बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। बर्नस्टीन का मानना ये है कि भारत के जो टैरिफ्स हैं वो भले ज़्यादा हैं, लेकिन आने वाले 6 महीनों में पूरा का पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा और शायद यहाँ से टैरिफ घटने की उम्मीद ज़्यादा है, कोई प्रकार का रिवीजन नहीं होगा और कहीं ना कहीं आईटी और फार्मा शेयर्स पे इनको लगता है कि कोई ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा इन टैरिफ्स का। तो बिल्कुल, चलिए ये बात हो गई कंपनी और सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा आज टैरिफ का, साथ ही ब्रोकरेजेस ने क्या रिपोर्ट निकाली है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और है कि एशियाई देशों के साथ आप मुकाबला करें तो भारत पर कम टैरिफ लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सेक्टर्स में टैरिफ काफ़ी बढ़ गया है। किस सेक्टर में कितना टैरिफ बढ़ा है ये जानते हैं मिताली से। बताइए मिताली। तो जैसे कि हम पॉजिटिव मोमेंटम पे ही बात करें कि इंडिया के लिए जो ट्रम्प का टैरिफ है ये पॉजिटिव होता नजर आ रहा है, तो पहले एशियन कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं कि जब भारत पे 27% का टैरिफ लगा है, वहीं दूसरी कंट्रीज़ पे ये जो टैरिफ है ये बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक अपग्रेड हो सकता है इंडिया के लिए, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। तो कैलेंडर ईयर 24 में यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। आंकड़े जो सामने आए वो बताते हैं कि $124 बिलियन की बायलेटरल ट्रेड हमने यूएस के साथ करी है, जो कि भारत की टोटल एक्सपोर्ट्स का 18% है। तो यहाँ पे जो ट्रेड्स है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन अब टैरिफ पे आए तो सबसे पहले इंडिया पे जो 27% का टैरिफ लगा है वही चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ 54% का टैरिफ है। और दूसरे एशियन देशों की अगर बात करें तो कैम्बोडिया, श्रीलंका, म्यांमार पे 44% का 49% का टैरिफ देखने को मिला है। मतलब ये जो भारत के एक्सपोर्टर्स है उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। साथ ही चाइना की हाई टैरिफ्स का फ़ायदा भी यहाँ पे भारत को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम बात करें कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो नए टैरिफ से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड नजर आएगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, अपैरल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल्स, इन पे सबसे ज़्यादा टैरिफ नज़र आए हैं। सब पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 2% का टैरिफ था, वहाँ पे वो बढ़कर 24% हो गया और वो हमारे एक्सपोर्ट्स का बहुत ही मेजर पार्ट यहाँ पे डिनोमिनेट करता है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जहाँ 4% टैरिफ था वो बढ़कर 22% हो गया है। ऐसे ही हम आगे बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी में तो 5% का जो टैरिफ था वो बढ़कर 21% हो गया है। साथ ही टेक्सटाइल आर्टिकल्स की बात करें तो 14% का जो टैरिफ था वो बढ़कर 24% हो गया है। धीरे धीरे यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट्स की जो टैरिफ का यहाँ पे क्वांटम है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो ओवरऑल बेसिस पे देखें तो एशियन कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया पे टैरिफ का थोड़ा कम असर है, लेकिन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे टैरिफ के रेसिप्रोकल टैरिफ के जो क्वांटम्स है वो बढ़ते हुए नजर आए। कुछ सेगमेंट जहाँ पे ज़्यादा टैरिफ बढ़ा है, लेकिन हॉर्माज में आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप देखिए श्रिम्प से जुड़ी कंपनियाँ टूटी हुई हैं। आज ट्रम्प के टैरिफ की कितनी मार पड़ी है इन कंपनियों पर?
अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोज़न फूड्स इन दोनों शहरों में आज भारी गिरावट देखने मिल रही है और वो इसलिए कि दोनों जो कंपनियां हैं वो श्रिम्प फीड का कामकाज करती है और श्रिम्प जो है एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है भारत के लिए। जो यूएस में श्रिम्प्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उस वजह से अवंती फीड्स के शेयरों में 18% तक की गिरावट हमें देखी है और आज के सत्र में, और एपेक्स फ्रोज़न फूड्स में भी 6% की गिरावट हमने आज के सत्र में देखी है। अब हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत पर 27% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं और वियतनाम और इंडोनेशिया जो कि वो भी एक बहुत काफ़ी बड़े श्रिम्प एक्सपोर्टर्स हैं उन पर भी ज़्यादा टैरिफ्स लगाए गए हैं। और अगर आप डेटा देखें तो FY24 में जो है कुल श्रिम्प एक्सपोर्ट्स भारत की तरफ से 60,523 करोड़ के थे, जिसमें से श्रिम्प एक्सपोर्ट्स जो थे वो लगभग 50,000 करोड़ के थे। और मौजूदा अगर आप देखें, अगर आप श्रिम्प एक्सपोर्ट्स की बात करें तो मौजूदा ड्यूटी जो है वो लगभग 2 से 4% की एंटी डंपिंग ड्यूटी है और लगभग 6% की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। मगर इस रेसिप्रोकल टैरिफ्स के इम्पोजिशन के बाद अगर हम देखें तो इनक्रेड रिसर्च ने एक एनालिसिस किया है जिससे ये कह रहे हैं कि श्रिम्प एक्सपोर्ट्स पर अब जो है 45% की ड्यूटी लग सकती है ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने के बाद। अगर हम अवंती फीड्स की बात करें तो तीसरी तिमाही में नॉर्थ अमेरिका से लगभग 70% आय जो है वो नॉर्थ अमेरिका के मार्केट से आई थी और एपेक्स फ्रोजन फूड्स की भी लगभग 52% आय जो है वो यूएस के मार्केट से आई थी तीसरी तिमाही में। अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो 5% म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा है अवंती फीड्स में, रिटेल शेयर होल्डर्स का भी लगभग 13.5% का हिस्सा है। एपेक्स फ्रोजन में म्यूचुअल फंड्स की कोई खास हिस्सेदारी नहीं है। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 2.5% हिस्सा है और रिटेल शेयर होल्डर्स का भी लगभग 18% हिस्सा एपेक्स फ्रोजन फूड्स में है। और दोनों शहरों में आज काफ़ी गिरावट देखने मिली। एक बहुत प्रख्यात ब्रांड की एक टैगलाइन थी, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, लेकिन इस टैरिफ के लगने के बाद दोनों ही शहरों का कोई टैगलाइन बोलने का मौका नहीं आया। देखिए जो झींगा बोला ना उन्होंने, क्योंकि प्रॉन को महाराष्ट्र में झींगा कहते हैं, इसके लिए जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। और एक फिल्म आई थी मेरे ख्याल से जिसकी वो एक इंडियन रीमेक भी हुआ था, वो लाल सिंह चड्ढा, फॉरेस्ट गंप, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम मूवीज़। उसमें एक इमेजिनरी कंपनी थी बुबा गुम्प श्रिम्प कंपनी। अच्छा मैं बताऊँ ना, ये एक सेक्टर है जिस पर टैरिफ लगने से मैं थोड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैंने ना कुछ सालों पहले एक कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान का जो प्रॉन होते हैं ना वो सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो गई थी कि हमारे साथ सबको पता है अब, तो वो काफ़ी एक्सपोर्ट होने लग गए थे, तो हमें ही नहीं खाने को मिलते थे। वो इतने महंगे हो गए थे यहाँ पर। आप गोवा जाएं तो बहुत महंगा हो गया था वो प्रॉन खाना। तो अब होपफुली शायद अगर एक्सपोर्ट में उतना वो ना आए तो डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी सी शायद सप्लाई बढ़ेगी। तो आई थिंक इसमें वीरू आप तो खाते हैं ना सी फूड? कभी कभार। मैं क्या लगता है यतिन तो नहीं खाते होंगे, खैर यतिन तो प्योर वेज कभी कभार वेज, और मैं तो बहुत खुश हूँ, एक्सपोर्ट कम हो और ये बहुत ही एलर्जिक होता है श्रिम्प। नहीं वो सबके ऊपर नहीं डिबेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, सबकी अपनी अपनी होती है, चॉइस होती है, किसी की वेज चॉइस है, किसी की नॉन वेज चॉइस है। आई थिंक खाना एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमको ना किसी को ये नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ ये ज़रूर है कि सी फूड सबको नहीं पचता है, जैसे मुझे क्रैब की एलर्जी है तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज मतलब आप क्या खाएं क्या पिएं, आई थिंक ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। खैर एनीवे इस टॉपिक को यहीं समेटते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए। यतिन को कुछ देर में रोक के रखते हैं, कुछ और एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर टैरिफ की, बात हो रही है यहाँ पर इम्पैक्ट की, आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट परसिस्टेंट सिस्टम्स 10% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, और क्या इसे ऐड करेंगे या फिर अभी अवॉइड है? तो अनुज, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में जब भी चर्चा की, हमने कहा आईटी पे अंडरवेट होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट आईटी पे नजर आ रहा था, ना ट्रम्प टैरिफ के लिहाज से नहीं, बट जिस तरह से यूएस के अंदर में अगर से इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट बढ़ता है और ग्रोथ रुकती है तो कहीं ना कहीं ये रिसेशन के फियर्स को बढ़ाएगा। और रिसेशनरी इन्वायरमेंट में कोई भी आईटी कंपनी आपको गाइडेंस
देने में हिचकिचाएगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आने वाले समय में वहाँ की कंपनीज की ग्रोथ क्या है, वहाँ का बिजनेस मोमेंटम क्या रहेगा, और जिसके चलते कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज के गाइडेंस में ही आप देखेंगे कि या तो क्लैरिटी नहीं रहेगी या नंबर्स भी आएंगे तो 1 से 2 से 3% की गाइडेंस ग्रोथ आएगी। और अगर से ये नंबर आते हैं तो वैल्यूएशन ऑलरेडी इनके जो मल्टीपल्स है वो कोविड के कंपैरिजन में जहाँ पे ग्रोथ अच्छी थी उस वैल्यूएशन मल्टीपल से भी ज्यादा इस समय पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रही। तो ऐसे में एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर बनने की पूरी संभावना थी, जिसके चलते हमने पहले भी कहा था कि आईटी में अंडरवेट पोजीशन कीजिए और अपनी पोजीशंस को कम करना ही इस समय ठीक रहेगा। हाँ, डेफिनेटली इसमें कुछ स्टॉक थे जो अच्छी ग्रोथ कर रहे थे, जैसे कि परसिस्टेंट और कोफोर्ज, तो यहाँ पर पे डेफिनेटली पोर्टफोलियोज में इनके ऊपर पोजीशन है, बट क्योंकि ओवरऑल वेट काफी कम है तो इस समय पे हम कोई नई पोजीशन ऐड नहीं कर रहे हैं। जितनी हमारे पास स्टॉक है उतना ही हम लेकर मेंटेन रख रहे हैं, बट क्योंकि हम बहुत अंडरवेट है इसलिए ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इसका कोई बड़ा डेंट देखने को नजर नहीं आएगा। चलिए, तो ये आईटी पे आपका टेक है। मीनवाइल इस पैनल में अब रुचित जैन जुड़ चुके हैं। और रुचित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। रुचित, आपका टेक और क्या चीज़ कर रहे हैं आप इस वक्त, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू आपका? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमने जो दोनों तरफ के मार्केट्स देखे कि जहाँ पे पहले एक अपमूव आया फिर एक करेक्टिव फेज भी रहा। सो आई थिंक एक थीम रही है या एक सेगमेंट रहा है जहाँ पे कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ इस वोलेटाइल मार्केट्स में देखी गई है, वो है डिफेंस की। आप देखेंगे चुनिंदा डिफेंस स्टॉक्स ऐसे रहे कि जहाँ पे जो भी प्राइस अपमूव्स आए हैं, जहाँ पे वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे ये पिछले 2-3 हफ्ते में, और जो भी छोटे मोटे अगर करेक्शंस भी आ रहे हैं तो कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। आई थिंक एक आध दिन कल बीएल में हमने वो सेल ऑफ देखा था न्यूज बेस्ड, अदरवाइज आप दूसरे एचएएल देखेंगे या जीआरएससी देखेंगे, मजगांव डॉक देखेंगे, ये सब में काफी स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यूड है। सो मजगांव डॉक मेरी आज की पिक रहेगी जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। यहाँ पे एक ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके 20 डे में सपोर्ट को इंटैक्ट रख के ये स्टॉक ने आज अपट्रेंड का रिजम्पशन के साइंस दिए हैं। सो करंट लेवल्स पे हमें लग रहा है कि ये स्टॉक का 2900 के लेवल्स तक जा सकता है, तो करंट लेवल्स पे 2620 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह है मजगांव डॉक में 2900 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, मजगांव डॉक में यहाँ बाइंग की सलाह रहेगी। चलिए अब बात करते हैं इस समय के सेक्टरल मूवर की। एक बार जरा निफ्टी पीएसयू बैंक लेकर आइए। वीरू ने आज स्पॉट किया था अभी कुछ देर पहले कि पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम है, और जो छोटे पीएसयू बैंक हैं, छोटे नहीं कहूँगा एक्चुअली टियर 2 पीएसयू बैंक्स हैं, चाहे पीएनबी हो, कैनरा बैंक हो, वहाँ अच्छा मोमेंटम इस समय आपको देखने को मिल रहा है। यतिन से जानते हैं कि इस तेज़ी के कारण क्या है। यतिन बताइए। तो कहीं ना कहीं आरबीआई के जो लिक्विडिटी मेजर्स हैं और जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स में आपको गिरावट दिख रही है, इनफैक्ट अगर आप 10 ईयर सरकार जो भारत सरकार का बॉन्ड है इसके यील्ड की बात करें तो जनवरी 2022 से लेके अभी तक का लोएस्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो पिछले 2 से 3 साल के लोएस्ट लेवल पे आपको ट्रेजरी यील्ड्स जाती हुई नज़र पड़ रही हैं, और जब ट्रेजरी यील्ड्स नीचे जाती हैं तब बॉन्ड्स के दाम बढ़ते हैं, जिसके कारण जो अदर इनकम होती है पीएसयू बैंक की, जो ट्रेजरी पोर्टफोलियो होता है, यहाँ मार्क टू मार्केट गेन्स देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो क्वार्टरली अपडेट आई है वो भी काफ़ी अच्छी आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो घरेलू एडवांसेस लगभग 14% बढ़े हैं, और इसी तर्ज पे अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो लगभग 9% की ग्रोथ आई है। थोड़ी बेटर आपको यहाँ इनपुट आती हुई नज़र पड़ी है। अगर हम आईडीबीआई बैंक की बात करें तो डिपॉजिट्स 12% बढ़े हैं और एडवांसेस में 16% का इजाफा है, और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो घरेलू डिपॉजिट्स 11% और एडवांसेस में 14% की ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं जो छोटी मझौली बैंक्स हैं या डिपॉजिट ग्रोथ भी पिकअप हुआ है, और मार्च क्वार्टर होने के कारण एडवांस ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। बिल्कुल, तो इस वजह से पीएसयू बैंकों में अच्छी ग्रोथ। यतिन, वो बजाज फाइनेंस की स्टोरी को भी रिविजिट कर लेते हैं। थोड़ी रिकवरी आई है लोअर लेवल से, लेकिन एक बार फिर भी रिविजिट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, खास करके जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, वहाँ बहुत टाइम से दिक्कत चल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस को खुद का भी क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना है, उसकी तैयारी कंपनी कर रही है जोर शोर से, लेकिन आरबीआई ने काफ़ी सारे कंसर्न्स उठाए हैं कस्टमर डेटा को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी हो, आईटी सिस्टम्स हो, आरबीआई ने ये पाया है कि बजाज फाइनेंस की जो सिस्टम्स हैं वो दुरुस्त नहीं है, जिसके कारण अगर डेटा लीक हो गया तो कस्टमर रिस्क पे आ जाएगा। डेटा लीक तो एक क्वेश्चन है, दूसरा बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी होती है बाजार में, जिसके कारण बजाज फाइनेंस को स्पेसिफिकली आरबीआई ने निर्देश दिया है अपने सिस्टम्स और कंट्रोल्स को मजबूत करने के लिए। इनफैक्ट सूत्र हमको ये बता रहे हैं कि बोर्ड को भी आरबीआई ने एक लेटर लिखा है जिसके अंदर उनको सख्ती से कंप्लायंस को अध्ययर करने की सलाह दी है आरबीआई ने। इसके अलावा एक एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करने की भी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है बोर्ड को, जो इंडिपेंडेंटली अपॉइंट हो और कहीं ना कहीं अपने जो आईटी सिस्टम्स हैं,
अपने जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, इनको दुरुस्त किया जाए और एक्सटर्नल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आरबीआई इनकी बहुत सारे प्रपोजल्स क्लियर करेंगी। तो कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी सेटबैक है और इस पे बजाज फाइनेंस ने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन हाँ इस स्टोरी के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा बहुत आप प्रेशर देख रहे हैं आज। बिल्कुल, थोड़ा बहुत प्रेशर देख रहे हैं। आशीष, कैसे अप्रोच करेंगे आप बजाज फाइनेंस को? बिल्कुल, तो देखिए अनुज, मेरे ख्याल से एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है और इसको रिएक्शन भी मार्केट ने इसको दिखाया है। और डेफिनेटली जब कंप्लायंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिविटी आती है, बट ओवरऑल हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा डेंट नहीं नजर आता। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा और इसके ऊपर अगर से करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे और उसके ऊपर कोई कमेंट्री भी आएगी तो मार्केट उसको पॉजिटिव रीड थ्रू करेगा। हमारे पोर्टफोलियोज में स्टॉक बना हुआ है बजाज फाइनेंस और फिंसा, और हमें लगता है कि ये जो डिप है, कोई भी डिप जो 82, 8300 तक आती है, ये अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक के अंदर में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने के लिए। ठीक है, बजाज फाइनेंस पे ये राय फिलहाल स्ट्रेंथ तो नजर आ रही है, लेकिन पीएसयू बैंक अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, अच्छा खासा मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में सेक्टर में देखने को मिल रहा है। शिल्पा जी ने यूनियन बैंक पिक भी किया, लगभग 3.5% की तेजी। इनफैक्ट आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। रुचित जी, कोई पीएसयू बैंक्स में कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है आज के लिए, स्पेशली कोई ट्रेड दिख रहा है क्या आपको? आई थिंक दो छोटे बैंक है, मिड साइज के बैंक है जहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। एक तो यूनियन बैंक है, ये जहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, और इनफैक्ट ये ऐसा स्टॉक रहा है कि जहाँ पे पीएसयू बैंक में अभी रिसेंटली ये तेजी स्टार्ट हुई है। बट यूनियन बैंक के स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक एक महीने पहले ही बॉटम आउट बना के ये पॉजिटिव ट्रेंड ये स्टॉक ने रिज्यूम कर लिया था। और दूसरा रहेगा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में भी जो भी करेक्शंस हमने देखे कि पिछले 2-3 महीने में आए, मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज ही रहे कि जहाँ पे जो रिसेंट डिक्लाइन था उसमें वॉल्यूम्स बेस्ड सेलिंग कहीं नजर नहीं आई थी। तो आई थिंक इंडियन बैंक में भी यहाँ पे 560 के ऊपर का एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट रहेगा। सो अगर फॉलो मूव रहता है ये पीएसयू बैंक्स में, आज जो हमने तेजी देखने मिली है, तो यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये दोनों ही आउट परफॉर्मर्स रह सकते हैं। जी आज अगर आप ओआई को आज के इंट्राडे एडिशन जो हुआ है ना, ओपन इंटरेस्ट को अगर आप क्लासीफाई करें तो पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छा खासा लेके बैठे हैं। मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, अगर मैं सेक्टोरियल ओआई ट्रेंड को देखूँ तो बैंकिंग के बाद दूसरे पायदान पे है सीमेंट। अब सीमेंट पे आइए जरा प्लीज़, सीमेंट का स्टैक लेके आइएगा एक बार। रैमको टॉप ओआई गेनर, उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत, श्री सीमेंट, ग्रासिम, अंबुजा। यानी अगर आप मैं सिर्फ एसीसी को छोड़ दूं जिसमें आज शॉर्ट कवरिंग है, तो ये मात्र एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सारे हरे निशान हैं, मात्र एक में शॉर्ट कवरिंग, अदर देन दैट सारे लॉन्ग है। ये शिल्पा जी, मैं तो अभी अल्ट्राटेक को रीड कर रहा था डेरिवेटिव्स में, आज इसमें 11,000 और इवन 11,500 के बीच के जो पुट्स हैं वहाँ स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप दिखा रहा है। रामको को हम सुबह डिस्कस कर चुके थे। डालमिया भारत, श्री सीमेंट, ग्रासिम, कुछ पिक करेंगे आप मोमेंटम को खेलने के लिए एक बार यहाँ पर? जी बिल्कुल, प्रभुदास लीलाधर में भी हमने रेगुलरली रेकमेंड किया है। कल भी हमने रामको सीमेंट यहाँ पे रेकमेंड किया था, लेकिन अभी मोमेंटम मुझे लगता है दालमिया भारत में भी बन रहा है। 1860 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 1920, 1950 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं। तो इन एक 1820 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग बने रहिए, लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1950। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और सेक्टर की बात करते हैं, एफएमसीजी। सुबह डाबर के अपडेट काफ़ी कमज़ोर थे, 6% की गिरावट डाबर में देखने को मिली। और मैरिको ने भी अपने कारोबार के अपडेट दिए हैं। मैरिको में भी थोड़ा सा जो अपडेट था वो थोड़ा मिक्स बैग लगा मुझे, लेकिन एक्सपर्ट से पूछते हैं। मंगलम के पास चलते हैं, जानते हैं कैसे थे अपडेट्स दोनों। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। तो डाबर के जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी निराशाजनक थे, अगर हम इसे कहें तो। अब चौथी तिमाही के उनका अपडेट देखें तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सेंटिमेंट ही काफ़ी वीक है, एफएमसीजी वॉल्यूम काफ़ी वीक है, और उनका जो इंडियन एफएमसीजी बिजनेस है वो मिड सिंगल डिजिट यानी 5 से 6% के आसपास उसमें डिक्लाइन देखने मिला है, या वो उन्होंने वीकनेस दिखाई है। उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला, सर्दी का सीज़न जो है वो डिले हो गया था। डाबर का कई सारा च्यवनप्राश का जो बिजनेस है वो सर्दी के सीज़न में आता है। अर्बन में काफ़ी सुस्त डिमांड है। और तीसरा, जो जनरल ट्रेड है जैसे किराना स्टोर्स, ये सब वो काफ़ी कमज़ोरी से ग्रो कर रहे हैं, या वहाँ पे भी कमज़ोरी देखने मिली है। इस वजह से जो पूरा उनका कंसोलिडेटेड बिजनेस है इस क्वार्टर में फ्लैट ग्रोथ दिखाएगा।
और उस रीज़न से उनका जो मार्जिन है वो भी 150 से 175 बेसिस पॉइंट्स घट सकता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है स्टॉक नीचे है। बट दूसरा रीज़न ये स्टॉक नीचे इसलिए है क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में मैनेजमेंट ने क्वार्टर के बाद कहा है कि बाकी प्रॉब्लम्स अब हम उनके पीछे हैं और आगे जाके उनको ग्रोथ दिखेगी, और अगले 3 क्वार्टर में ये नहीं हुआ है। तो अब स्ट्रीट मैनेजमेंट जो कह रही है और जो रिपोर्ट कर रही है उसके बीच में जो गैप है उसको ज़्यादा मायना दे रहा है, उस वजह से स्टॉक 6% नीचे है। मैरिको दूसरी तरफ देखें तो वहाँ पर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने मिली है। क्या हम बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं वहाँ पे? नहीं, पर पिछले क्वार्टर को लेके और अभी क्वार्टर में अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू उनकी हाई टीन्स में ग्रो करेगी। मार्जिन जो है पिछले क्वार्टर में थोड़े वीक थे, इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से थोड़े बेटर होंगे। हाँ, 1-2 क्वार्टर लगेगा वो उसको नॉर्मलाइज होने में। तो ये क्वार्टर थोड़ा सा मिक्स था, बट उसमें ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे थे। स्टॉक अभी निचले स्तर से ऊपर है, पर अगर आप पिछले 8 या 10 दिन में देखें तो मैरिको एफएमसीजी सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहा था और उस वजह से अभी इतना ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा है। तो मैरिको माइल्डली पॉजिटिव मिक्स्ड और डाबर काफ़ी नेगेटिव, इसलिए हम उस स्टॉक में वो रिएक्शन देख रहे हैं आज। बिल्कुल, तो डाबर में फिलहाल आज गिरावट देखने को मिल रही है और क्वार्टर 4 अपडेट भी अभी मंगलम ने आपके सामने रखे। वहाँ पे मिक्स शुक्रिया मंगलम तमाम जानकारी के लिए। वहाँ पे मिक्स्ड व्यूज़ आते हुए नेगेटिव साइड पे इनफैक्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैरिको देखिए, यहाँ पे ग्रीन शूट्स हैं फिलहाल। चार्टिकली अगर देखें तो फंडामेंटल बात हुई। गाबो सर, एफएमसीजी स्टॉक्स आपके रडार पर रहते हैं। मैरिको और डाबर दोनों के चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, किसमें आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है? ट्रेंड तो मेरिको में नजर आती है, क्लियर कट, एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा बेस बना है मेरिको में, करीब 650 जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, 656। तो ये जो 4 दिन का जो मूव है, ये कंसोलिडेशन मूव देखता हूँ, क्योंकि प्रीवियस मूव अप है। कंसोलिडेशन फ्रेश अप मूव शुरू होना चाहिए। मेरे ख्याल से टारगेट करीब 680 के हो सकते हैं, उससे 2-4 दिन लग सकते हैं। हो सकता है थोड़ा 1 दिन साइडवेज और चले, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है मेरिको में। बिल्कुल, चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से, और उसके बाद हम चलेंगे मानस जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत जी के पास, और आशीष चतुर्वेदी के पास चलेंगे एक मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी बताइए, क्या रहेगा आपका सस्ता ऑप्शन? जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा टोरेंट पावर में। टोरेंट पावर बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है जहाँ पे मुझे लगता है 1600 1620 के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखने चाहिए। तो यहाँ पे 1580 का कॉल ऑप्शन जो रफली 43 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 30 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 58 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 70 तक के भी इसके नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं। ओके, टोरेंट पावर जिसका जिक्र मैं 2 बजे की अपनी कमेंट्री में कर रहा था, बहुत अच्छा स्टैट्स थे। आई मीन अगर आप आज ओआई की तुलना में देखें तो बैंकिंग, देन सीमेंट, और उसके बाद पावर आता है चौथे पायदान पे। सीएससी, टोरेंट पावर, सब में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का 4 का चमत्कार? देखिए, मेरे ख्याल से एवी कैपिटल पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम पैटर्न देखें तो कल हमने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा, आज वापस लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, तो एवी कैपिटल के फ्यूचर में खरीदारी करके करना चाहिए। 191 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और 200 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। अगर चाहे तो 195 का कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 195 का कॉल ऑप्शन, वहां पर 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और इस ऑप्शन में 8 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल एफएनओ सुपरस्टार के लिए ये पिक मानस जी की तरफ से आते हुए चार्ट का चमत्कार के लिए चलते प्रशांत सावंत के पास। बताइए प्रशांत जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी श्रेया, यहाँ पे एक रेंज ब्रेकडाउन नजर आ रहा है विप्रो में, करीबन 256-57 के बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ 264 264 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की सलाह होगी। टारगेट होगा 240 240 का। ओके, विप्रो पर एक सेल ट्रेड लेना है, ये हो गई प्रशांत जी की पिक। आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। आशीष, क्या पिक किया आपने मिड कैप फंडा में? आशीष? अनुज, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक बड़ा पुश ईएमएस पूरी थीम पे किया है और ऑलमोस्ट 24-25 हज़ार करोड़ की नए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की जो हमने देखा है, नए इंसेंटिव्स लिए गए, ये बहुत ही पॉजिटिव है पूरे ईएमएस थीम के लिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इस
स्टॉक में हम हमारी पोर्टफोलियो में पोजीशंस भी है और हम इस पे काफी पॉजिटिव रखते हैं एज अ डिस्क्लेमर। और ये जो रिकमेंडेशन है कोई बाय या सेल के लिए नहीं, बट हमें स्टॉक काफी पसंद है। मुझे लगता है कि एक तो सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी एक समय जो प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी थी, उसका प्लास्टिक मोल्डिंग का जो बिजनेस था वो 49-50% था आज से 3-4 साल पहले, जो अब गिर के 25% पे रह गया है। और वहीं रूम एयर कंडीशनर्स के अंदर में आज ये नंबर 2 का प्लेयर हो चुका है इन द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया ग्रोथ फेज में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट चल रही है। और जिस तरह से कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ आ रही है, जिस तरह से इंसेंटिव्स का बेनिफिट इसको मिल रहा है, हमें लगता है कि जो ग्रोथ है 30 से 40% की ग्रोथ कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेस में देखने को नजर आएगी, जिसके चलते हमें लगता है वर्किंग कैपिटल डेज में भी थोड़े इंप्रूवमेंट आएंगे, मार्जिन्स में थोड़े इंप्रूवमेंट आएंगे, और जो इवेंचुअली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को और हम देखेंगे बढ़ता हुआ देखने को नजर आएगा। जो करेंटली करीब 18-19% की आरओसी है, वहां पे भी एक अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को नजर आएगा। तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक ने इस गिरावट में भी जो मार्केट की स्मॉल मिड कैप की फॉल आई, उसके अंदर बहुत ही अच्छी रेजिलियंस दिखाया, जो कि एक पहला साइन है कि स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और मेरे हिसाब से 910 पे स्टॉक का टेक्निकली 20 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो 910 के इस बेस को अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं मानता हूं 1100-1150 तक की ट्रेजेक्टरी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 954 पे आपका बाय कॉल। हमने यहाँ पे 4 ट्रेड्स पिक किए। शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन से, शिल्पा जी ने ये 4 पिक किया था, और ट्रेड था टोरेंट पावर का, कॉल ऑप्शन 580 का और 1580 का, लगभग 44 रुपये पर ट्रेड करता हुआ 5870 के लक्ष्य के लिए। दूसरा ट्रेड पिक किया गया था आज एवेन्यू सुपरस्टार, माना जी के सौजन्य से आया था आदित्य बिरला कैपिटल फ्यूचर्स, करीब 200 के लक्ष्य के लिए 193.70 पे ट्रेड करता हुआ। तीसरा ट्रेड आया आज चार्ट का चमत्कार, और ये प्रशांत जी ने पिक किया शॉर्ट विप्रो 256.40 पे ट्रेड करता हुआ, 240 का लक्ष्य यहाँ पे। और आखिरी में आज का मिड कैप फंडा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज आशीष जी ने पिक किया, और ये थे आज के 4 ट्रेड्स। मीनवाइल मैं एक एक करके सेक्टर्स पे जब उतर रहा था, पहले हमने बैंकिंग पे बात करी, फिर हमने पावर पे बात करी, नहीं ये सीमेंट पे बात कीजिए, माफ़ कीजिएगा। पावर में क्योंकि कॉल्स काफ़ी आ चुकी हैं तो उसको छोड़ते हैं। इंफ्रा में हाल क्या है, ज़रा इंफ्रा पे आते हैं। इंफ्रा को थोड़ा सा बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप ओवरऑल सेक्टर्स में इंफ्रा की पोजीशनिंग देखें, एक सेकंड स्टॉक्स पे आता हूँ। यहाँ पे एक पीएनबी हाउसिंग को ले लीजिए, एचएफसीज में इंफ्रा दोनों में प्लेस करते हैं इसको। देन अगर आप देखें तो उसके बाद आपका रैमको सीमेंट्स है जिस पे चर्चा हो चुकी है, इसको छोड़ते हैं। डालमिया भारत, इस पर चर्चा हो चुकी है, छोड़ते हैं इसको। और एक आपका सतलुज जल विद्युत निगम SJVN, यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। और फिर आते हैं एक स्टॉक और, दैट्स मैक्स हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर स्पेस में आते हैं, लेट्स ब्रिंग मैक्स हेल्थ केयर। ये आज अच्छी पोजीशनिंग है इसकी। रुचित आपका टेक, आज ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, इसने करीब 1190 का हाई लगाया, कूलिंग ऑफ हुई, और मैं इसको इस वक्त इसलिए पिक किया हूँ क्योंकि पुल बैक जहाँ से आना चाहिए था वहीं से आया 20 डे से। आपका व्यू इस स्टॉक पे इस वक्त? तो जैसे आपको बताया कि 20 डे में कल का लो एग्जैक्ट 20 डे में है और आज फॉलोअप मूव है। और सेकेंडली अगर ये स्टॉक में मैं थोड़ा पोजिशनल चार्ट स्ट्रक्चर्स भी देखता हूँ पिछले 1 महीने का, तो जो प्राइस अप मूव 950 से 1200 तक का एक लेग अप मूव आया था, उसमें वॉल्यूम्स काफी सिग्निफिकेंट थे। और 1200 से लेके जो 1070 के आसपास तक का छोटा पुल बैक मूव जो 6-7 दिन में आया, उसमें कोई भी वॉल्यूम में सेलिंग नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं कि जहाँ पे प्राइस रैली हो रही है तो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, करेक्शंस पे वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, 20 डे में ब्रेक नहीं हो रहे, ये आई थिंक पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स रहता है ये। तो हमें लग रहा है कि फिर से ये स्टॉक 1170 1180 जो स्विंग हाइज है वो टेस्ट करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है, करंट लेवल्स पे 1100 का 1070 के नीचे स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में 1170 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, मैक्स हेल्थ केयर पे ये लेवल्स इंपॉर्टेंट, अभी डे हाई पर कर रहा है कारोबार लगभग 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स हमने डिस्कस किए। एक बार ऑटो रखते हैं आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे भी टैरिफ हाइक के चलते गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स आप देखें लगभग 4% तक गिर चुके हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मदरसन, सभी में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी कि इस गिरावट में क्या एक्यूमुलेट किया जाए। आशीष जी आप बताइए, ऑटो सेक्टर जिस तरीके से आज डेंट पड़ा है, तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी, या फिर इस गिरावट में SIP के जरिए या फिर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं? तो शेयर जैसे हमने कहा कि पहले भी कि ऑटो में भी सेलेक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा अभी एक दबाव की स्थिति बन सकती है कंसिडरिंग
जो हमारा जो टैरिफ है वो ऑलमोस्ट 27% का है, और अगर से इस डेफिसिट को कम करना है जो ऑलमोस्ट $50 बिलियन का है, तो उसमें दो बड़ी संभावना है कि एक, या तो आप क्रूड को इंपोर्ट करें, या दूसरा आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में से इंपोर्ट शुरू करें। और हालांकि उससे कोई बहुत बड़ा मार्केट शेयर में डेंट नहीं आएगा, बट उसके बावजूद भी अगर से वहां पे थोड़ी सी इंपोर्ट की न्यूज आती है, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटल नेगेटिव कहीं ना कहीं ऑटो में बना रहेगा। तो हम बहुत ही सिलेक्टिव हैं, और यहाँ पे हमें लगता है कि आयशा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स जैसे जो स्टॉक हैं वो कंपैरेटिवली हमें बेटर लगते हैं एज कम्पेयर टू द फोर व्हीलर। तो वहां पे हम प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ी रूरल थीम को ध्यान में रखे, ट्रैक्टर्स वगैरह की सेल्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है, तो उसको देखते हुए एस्कॉर्ट्स हमें एक अच्छा लगता है। तो ये स्टॉक पे हम ज्यादा इस समय पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल ऑटो स्पेस। और एज अ डिस्क्लोजर, आयशा मोटर्स और एस्कॉर्ट्स दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS में भी बने हुए। तो टू व्हीलर्स सेगमेंट में टीवीएस मोटर, आयशा मोटर्स पसंद है, स्कॉट्स का बूटा उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिलहाल। तो इस तरह से सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। चलिए, अब ऑटो की बात हो गई, अब आईटी की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बाजार की नज़र आज आईटी सेक्टर पर है। जाहिर सी बात है, देखिए ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद आप देखें तो आईटी शेयरों में तेज़ गिरावट है, हम बात भी कर रहे थे। लेकिन क्यों टूट रहे हैं शेयर, बताने के लिए हमारे साथ कंचन नौटियाल मौजूद है। कंचन जी, बताइए डिटेल में आखिर आईटी सेक्टर पर ये डेंट क्यों पड़ता नजर आ रहा है? डेफिनेटली जिस तरीके से हमने ट्रम्प का टैरिफ का असर पूरे ही मार्केट में देखा है, काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे एक काफी अच्छा खासा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। उनमें से एक सेक्टर आईटी भी है। अब हम बोल तो रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते यहां पे एक पेन आया है, लेकिन देखते हैं कि इस टाइम पे जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है उनकी पिक्चर किस तरीके की है, यानी कि जो वैल्यूएशन वाइज है किस तरीके की तस्वीर सामने बन के आई है। देखिए, लार्ज कैप की इस टाइम पे आप बात करें तो जो इस टाइम पे इनका पी रेशियो है, यानी कि पी इनके वैल्यूएशन है, वो कहीं ना कहीं अपने प्री कोविड लेवल के आसपास आके ही ट्रेड कर रहे हैं। नंबर्स आपको काफी सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे, चाहे आप बात टीसीएस की कर लीजिए, इन्फोसिस की कर लीजिए, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। ये तो बात हो गई पिक्चर की, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 26 के लिए इनका किस तरीके का नजरिया रह सकता है, तो जेपी मॉर्गन का मानना है कि जो कांस्टेंट करेंसी का ग्रोथ है हमें टीसीएस में 1.5% का देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस की बात करी जाए तो 5%, विप्रो 2%, एचसीएल टेक में 4.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो यहां पे भी हमें 3% का इजाफा देखने को मिल सकता है कंपनी की सीसी ग्रोथ में। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप की पिक्चर इस टाइम पे किस तरीके की बनी हुई है। मिड कैप में आप देखेंगे कि एक भारी गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है, जिसने पिछले 3 साल में काफी बड़े रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं। अब लेके आइए कि जो मिड कैप की वैल्यूएशन की पिक्चर है वो किस तरीके की दिखाई दे रही है अपने प्री कोविड लेवल से। हमने देखा था कि लार्ज कैप के जो अभी इस टाइम पे पी रेशियो है वो अपने प्री कोविड लेवल के आसपास आ गया है, लेकिन मिड कैप की आप तस्वीर देखेंगे तो अभी भी ये काफी ज्यादा वैल्यूएशन यहाँ पे स्ट्रेच्ड हमें नजर आ रहे हैं, जिस लिहाज से इस टाइम पे जो गिरावट है वो भी काफी ज्यादा तेज है। कोफॉर्ज की बात करी जाए तो 36x पे ये ट्रेड कर रहा है, परसिस्टेंट 45x जो कि प्री कोविड लेवल पे 13x पे कारोबार कर रहा था। एम्फेसिस, केपीआई टेक, साथ ही साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो में भी यहाँ पे हमें करीबन वैल्यूएशन जो है काफी ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रेच्ड दिखाई दे रहे हैं। ये तो बात हो गई वैल्यूएशन की। इसके बाद जेफरीज का आईटी सेक्टर पे कहना है कि इस पे हमें एक सीधा डेंट आता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यूएस के अंदर जो रिसेशन की संभावनाएं बनी हुई है उसका असर हमें यहाँ पे डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए, लॉजिस्टिक की बात करी जाए या फिर रियल इस्टेट रिटेल कंपनीज की बात करी जाए तो वहां पे जो असर है वो हमें सीधा सीधा आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें एक रेट कट देखने को मिले। अगर रेट कट देखने को मिलता है तो इन तीनों ही जो सेगमेंट है वहां पे हमें इसका एक अच्छा असर आता हुआ दिखाई देगा। अब देख लेते हैं कि इस टाइम पे यूएस के अंदर और साथ में सेगमेंट वाइज किस तरीके का एक्सपोजर है आईटी कंपनीज का। टीसीएस की बात करी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनका करीबन 10% का एक्सपोजर है, रिटेल में इसका करीब 16% का एक्सपोजर है। इसी तरीके से इन्फोसिस 14%, एचसीएल टेक 19 एंड 10%, विप्रो 19% और टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो 17 और 8% का एक्सपोजर है। अब जेफरीज का मानना है कि इस टाइम पे एचसीएल टेक इस काफी ज्यादा और एचसीएल टेक और साथ ही साथ जो टेक महिंद्रा है काफी स्वीट स्पॉट पे है, जहां पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं भी जताई जा रही है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया कंचन। तो देखिए, बात सारी की सारी ये है कि मामला यहाँ पे टैरिफ से बढ़कर है और इसीलिए आज हमने जो सुबह एक व्यू भी लिया था कि आईटी में अभी अवॉइड करिए, पूरी मार्केट में भली रिकवरी आ जाए, आईटी में समय लगेगा अभी, क्योंकि यूएस का रिसेशन का जो फियर है वो रियल है। और इंडेक्स देखिए अब 4% नीचे है, निफ्टी आईटी इंडेक्स 52 वीक लो बहुत ज़्यादा दूर बचा नहीं है मेरे ख्याल से, 31,000 समथिंग पर है, एक और करीब 10% नीचे यहाँ से 31,320 पर इसका 52 वीक लो था।
और क्या गिरा है 52 वीक हाई से 46,000 दिसंबर में लगाया था, ट्रम्प के आने के बाद से नहीं चला है। और क्लियरली एक जो व्यू लिया गया चैनल पर कि अभी आईटी को अवॉइड करें। हमारे साथ अब बिग मार्केट वॉइसेस में दीपक शिनॉय जुड़े हैं, कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ हैं दीपक, उनसे बात करते हैं। दीपक जी गुड आफ्टरनून। आईटी से शुरुआत करते हैं। आज बड़े आईटी स्टॉक्स में 5 से लेकर 10% तक की गिरावट, और ये तब जब ये सेक्टर पहले ही काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है। क्या ये जो एक रिस्क बन रहा है, आज सुबह अरविंद सैंगर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 1970s की यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमी, स्टैगफ्लेशन, उसका रिस्क ओपन हो रहा है वहाँ पर। अगर ऐसा हुआ तो क्या आईटी यहाँ से भी और डीरेट होगा? अनुसार सच बताऊं तो जो कुछ आईटी कंपनीज ऐसी भी है जहाँ पे उनकी अर्निंग्स ग्रोथ की बहुत बड़ी मतलब एस्टिमेट्स, बहुत बड़े एस्टिमेट्स थे, और उस अब जो ट्रम्प टैरिफ्स आए हैं और जो इसके बाद अनसर्टेनिटी आने वाली बिजनेसेस में, जो कि जैसे अगर कोई रिटेल कंपनी है, अगर वो अगर चीज़ें इंपोर्ट कर रही हैं और कल को अगर वो चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई, वो इमीडिएटली तो रिप्लेस नहीं कर सकती। यूएस में कोई आज और कल में मैन्युफैक्चरिंग तो इतना सेटअप नहीं कर सकता है। तो उस टाइम पे उनकी जो उनका जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा उनका, और जो उनके मार्जिन्स हैं कम हो जाएंगे, या फिर उनको अपने कॉस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। कॉस्ट बढ़ाएं तो अगर जो कंज्यूमर्स हैं वो खरीदारी कम करेंगे तो बिजनेस कम होगा। तो इस हिसाब से जो नए प्रोजेक्ट्स जो आ सकते हैं या फिर नॉर्मल तरीके में जो आते, वो शायद वो आईटी आउटसोर्सिंग में कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कंपनीज को दिए जाते थे। लेकिन अभी जो मतलब अनसर्टेनिटी आ गई है, उसकी वजह से आई थिंक लोग सारे प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन करेंगे और जो करेंट बिजनेस है उसको भी थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये जो चीज़ है, इससे आईटी कंपनीज का आई थिंक सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम इम्पैक्ट होने वाला है। उसमें आई थिंक लार्ज कैप आईटी फिर भी ठीक है इन कंपैरिजन, बट स्मॉल कैप और जो स्पेसिफिकली आईटी वाले जो ऑटो वाले जो आईटी कंपनीज हैं, जिसमें ऑटो कंपनीज में फोकस करते हैं, उनमें अनसर्टेनिटी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यूएस ने अभी ऑटो में स्पेसिफिक इंपोर्ट्स डाले सारी कंट्रीज से, स्पेसिफिकली फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो फ्रॉम जापान। तो जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो यूएस में, तब तक आई थिंक ये कंपनीज में दे विल बी अ स्मॉल प्रॉब्लम। सो जो जैसे आपने बताया केपीआईटी या फिर कुछ और, वहाँ पे ऑटो फोकस थोड़े कंपनीज में ऑटो फोकस ज्यादा है, लेकिन ये जो लार्ज कैप आईटी है वो थोड़ा सा कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो सकते हैं। और आई थिंक जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी अनदर 2-3 वीक्स, बाकी कंट्रीज जो अपने रिटेलिएटरी टैरिफ्स डालेंगे, उस हिसाब से हमें शायद और रिसेशन के चांसेस और बढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड में। तो ये आई थिंक इस वजह से ये चेंजेस हो रही हैं। लेकिन जो कंपनीज इंडिया फोकस्ड हैं उनमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आएगा, पर वो आई थिंक वो आईटी नहीं कहलाती, वो मोस्टली या तो टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गई या फिर कुछ और हो गया, उसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये बात हो गई खैर आईटी की। एक चीज़ जो बहुत लोगों को क्यूरियस लग रही है वो है बैंक निफ्टी का इतना आउट परफॉर्मेंस और बैंकिंग स्टॉक्स का शानदार आउट परफॉर्मेंस, चाहे पीएसयू बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स हो, पिछले 1 महीने के करीब में। इसको आप कैसे देखते हैं और यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? तो अनुज जी, यहाँ पे हम पॉजिटिव हैं बैंक्स पे। दो चीजें यहाँ पे, एक तो क्रेडिट ग्रोथ काफी स्लो हो गई थी, दो चीजें चेंज हुई हैं। एक तो आरबीआई ने लिक्विडिटी ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरह से बॉन्ड यील्ड्स कम हो गई हैं, आज 6.48% पे हैं। करीबन 1-1.5 महीने पहले वो 6.8% के करीब थे। तो उस डिफरेंस में बैंक्स के ट्रेजरी बुक्स में काफी प्रॉफिट आएगा, क्योंकि वो जो कुछ बॉन्ड्स अपने अगर होल्ड कर रहे हैं तो उनमें प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यील्ड्स कम होने के टाइम पे प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आई थिंक एक वो है कि लिक्विडिटी का सिचुएशन बेटर हो गया है, और शायद रेट कट भी आएगा, उस वजह से ट्रेजरी का इनकम ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो आरबीआई ने पहले रूल्स रखे थे कि आप पर्सनल लोन्स को आप बढ़ाइए मत, उसको कम कीजिए, उसके ग्रोथ को, क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ को कम कीजिए, वो सारे रूल्स अब थोड़े धीरे धीरे से हटाने लग गए हैं, क्योंकि ग्रोथ कम हो गया है। क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ आई थिंक नियरली 10% या 10% से कम भी है। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स भी 10-11% के करीब थे। ये दोनों 20 और 30% के बीच में ग्रो हो रहे थे लास्ट 2-3 ईयर्स में। तो
अब जो नया फोकस आया कि अच्छा ठीक है, इनको रहने देते हैं, उनको आगे बढ़ाने देते हैं, और कॉरपोरेट के जो कैपेक्स साइकिल है वो शायद इस ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कि आई थिंक लोग अब वेट ही कर रहे थे कि टैरिफ कितना ही आएगा, अब देखते हैं कहाँ हम फोकस करें। अब क्लियर है कि आप एक्सपोर्ट पे तो फोकस नहीं कर सकते हो, आपको डोमेस्टिक में ही फोकस करना पड़ेगा, और अगर आप डोमेस्टिक में फोकस करोगे तो आप इस तरह का कैपेक्स करोगे, आप थोड़ा प्लानिंग बेटर कर सकते हो। तो इस वजह से आई थिंक कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल कैपेक्स भी स्टार्ट होगा, स्पेसिफिकली डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। तो ये इन दोनों चीजों की वजह से, और बैंक्स की जो वैल्यूएशंस है रिलेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट काफी कम हो गए थे, तो उस वजह से आई थिंक प्राइवेट बैंक्स, स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंक्स, वहां पे थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा हमने रिकवरी देखा है। हम इसमें पॉजिटिव हैं, हमारे पास भी कुछ बैंक्स है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि आई थिंक इस साल में बैंक शायद थोड़ा अच्छा करना स्टार्ट करें एटलीस्ट। दीपक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आपने अपनी टिप्पणियों में कैपेक्स का जिक्र किया, उसके बाद आपके जिक्र था डिफेंस का, और डिफेंस बड़ी कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त है। कुछ स्टेट रन पीएसयूज में अगर आप देखें बहुत अच्छा मूव आया। अभी पीएसयूज में क्या मतलब डिफेंस में क्या बाय किया आप लोगों ने इस प्राइस पे? हाँ, अभी आई थिंक डिफेंस में कुछ हमारे परचेजेस चल रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत प्राइवेट है, पीएसयू में भी हैं। यहाँ पे एक चीज है कि आई थिंक जो ट्रम्प हमारे साथ डील करने वाले हैं उसमें वो शायद कुछ फोर्स ऐसा करेंगे कि इंडिया यूएस से कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदें। लेकिन आई थिंक इंडिया का भी स्टांस क्लियर है कि देखिए, हम आप पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं हमारे डिफेंस पे, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी है जो किसी के हित में नहीं, हमारे हित में तो बिल्कुल नहीं है। और कभी अगर हमें हमें उनका परमिशन लेना पड़े कि क्या हम आपका जो डिफेंस इक्विपमेंट वो चला सकते हैं कि नहीं है, तो फिर आई थिंक फिर डिफेंस का फायदा क्या हुआ कि अगर आप किसी और कंट्री पर डिपेंड हो, आपके डिफेंस का कोई मतलब फिर कोई मायने नहीं रखता। तो आई थिंक इंडिया एक्सेलरेट करेगी कि डिफेंस प्रोडक्शन और इंडिया में ही हो। इस वजह से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स हमारी जो डिफेंस सेक्टर है यहाँ से कई गुना ज्यादा इंक्रीज होगी, और मार्केट से ज्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हम सेकेंड लार्जेस्ट हमारा एक्सपेंस है डिफेंस। आप पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जो हमने सारे लोन दिए हुए गवर्नमेंट वो पे करता है, उसके बाद 5 लाख करोड़ के करीब हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उसमें से अराउंड 1.5 लाख करोड़ हमारा कैपेक्स वाला एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें डिफेंस में। और ये करीबन 90% पहले जाया करता था फॉरेन इक्विपमेंट में। अब उन्होंने उसको शिफ्ट करके 2-3 सालों से उन्होंने बोला है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडियन इक्विपमेंट खरीदेंगे जो इंडिया में बनाया जाए। तो आई थिंक इस वजह से डिफेंस सेक्टर में हैविंग अ पोजीशन इज गुड, मतलब पोजीशन बनाए रखे। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो शायद उनको ऑर्डर ना मिले, तो थोड़ा सा जांच करके देखना पड़ेगा हमें। शिप बिल्डिंग में बहुत आई थिंक दैट विल बी अ बिग बेनिफिशियरी। और कुछ और कंपनीज हैं जो ड्रोन्स वगैरह बनाती हैं, इसमें हमारे थोड़े थोड़े से इंटरेस्ट हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात हुई। दीपक जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। हमने सेक्टर स्पेसिफिक बात की, लेकिन मेरा सवाल ओवरऑल मार्केट के ऊपर है। आज एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में आज भारी बिकवाली आएगी टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाजार ने भुना लिया। मात्र आधा फीसदी करीब गिरकर निफ्टी फिलहाल कारोबार कर रहा है, मिड कैप इन ग्रीन है। आपको क्या लगता है आगे बाजार की चाल कैसे रह सकती है? टैरिफ टल गया, क्या और चैलेंजेस आपको बाजार के सामने नजर आ रहे हैं? तो श्रेया जी, यूजली ये होता है कि मार्केट अगर किसी चीज से परेशान है तो उससे पहले, उस इवेंट से पहले मार्केट ऊपर नहीं जाया करती यूजली। तो ये पिछले 1 महीने में करीबन मार्केट 5% ऊपर गई है, और मुझे लग रहा है कि एक तरह से नीचे जाते जाते थक गई थी एक तरह से मार्केट, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी बेचना उनका कम हो गया था। यूजली वो ऐसा नहीं होता है कि अच्छा कोई इतना बड़ा अनसर्टन इवेंट हो और आप अपना बेचना कम ही कर दो उस टाइम पे, और कि ताकि फिर मतलब द मार्केट काइंड ऑफ स्टेबलाइजेस। ये वाला जो सिचुएशन था, इससे ये लग रहा था हमें कि शायद इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर थोड़ा सा सरप्राइज भी है कि इम्पैक्ट इतना कम है। स्मॉल कैप्स आज ऊपर हैं एक्चुअली, और सिर्फ निफ्टी थोड़ा सा नीचे है।
आई थिंक मुझे एक्चुअली मार्केट से ही ज़्यादा फीडबैक आ रहा है, लोग आई थिंक और परेशान हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है और लोग परेशान हो रहे होते हैं कि अच्छा आगे क्या होगा, यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि मार्केट ही करेक्ट होता है। सो आई थिंक हमें वो ध्यान देखना चाहिए कि क्या शायद हम ज़्यादा पेसिमिस्टिक ना हो जाएं इस वजह से कि टैरिफ्स हैं या फिर यूएस में रिसेशन आएगा, उस वजह से हमारा इम्पैक्ट आई थिंक थोड़ा कम है इकोनॉमिकली ऑल्सो, और मार्केट में भी इम्पैक्ट शायद उतना ज्यादा नहीं होगा। अब मैं कह नहीं सकता कि मार्केट क्या करेगा, पर लग रहा है मुझे कि आई थिंक थोड़ा सा हम ओवर पेसिमिस्टिक शायद हो गए थे। अच्छा, एक बहुत आज सेक्टर, आज क्या पिछले कुछ समय से रिवाइवल हुआ है एक सेक्टर का, वो है टेक्सटाइल्स। दीपक जी, आपको याद होगा 2004-05 में एक बहुत बड़ा सेक्टर हुआ करता था और काफ़ी बड़े मार्केट कैप के स्टॉक्स हुआ करते थे, वो तो अब कहीं के कहीं गुम हो चुके हैं। लेकिन अभी जो नए प्लेयर्स हैं, जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, इंडो काउंट है, काफ़ी आज हमने ठीक ठाक रैली देखी इन सब स्टॉक्स में, और एक अजम्पशन मार्केट ही लेकर चल रही है कि कंपेटिटिव एडवांटेज है हमारे पास, क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम पे टैरिफ ज़्यादा है। क्या ये सही एनालिसिस होगा? आप खरीदेंगे ये टेक्सटाइल स्टॉक्स? हाँ, आई थिंक इस जो टैरिफ्स के जो कॉन्टूर्स हैं इस तरह से हैं कि इंडिया का कुछ ज्यादा मतलब उन्होंने बढ़ा दिया है, लेकिन चाइना, वियतनाम ऐसे कंपनीज का उन्होंने और ज़्यादा बढ़ाया है, तो उस वजह से हमारा थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनता है। पर हमारा जो अभी जो सिचुएशन ये है कि हम जो टेक्सटाइल कंपनीज में हमारा जो पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ करता था वो लेबर था, अब वो बांग्लादेश और वियतनाम का ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि जो हम जो प्रोडक्ट्स बनाते थे वो ये वाली कंपनीज हमारे से चीपर बनाया करती थी, और वो डिफरेंस काफी ज्यादा था। तब वो डिफरेंस कम हो गया, पर आई थिंक इन कंपनीज को अब ऑर्डर मिलने भी चाहिए। और यूएस में क्योंकि सबके प्राइसेस बढ़ेंगे, ये नहीं कि हमारे कम होंगे, हम भी बढ़ेंगे, पर उनके चाइना और वियतनाम और बांग्लादेश के प्राइसेस हमारे से ज्यादा बढ़ेंगे। तो यूएस कंज्यूमर जो है अब उसी टी शर्ट का ज्यादा पैसा देगा, या फिर वॉलमार्ट जैसे कंपनीज हैं उनको अपने मार्जिन कम करने पड़ेंगे। दोनों अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। तो हमारा यही है कि हमें चोट लगी लेकिन किसी और को चोट ज्यादा लगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मतलब हमें हमारे टेक्सटाइल कंपनीज पे अभी बुलिश होना चाहिए। थोड़ा सा आई थिंक कमेंट्री मैनेजमेंट की देखनी चाहिए कि इसके बाद ऑर्डर फ्लो किस तरह से आ रहा है, और इस चीज में डॉलर डिवैल्यूएशन और रुपी डिवैल्यूएशन का भी बनता है। अगर चाइना अपने करेंसी को और डिवैल्यू करती है तो शायद थोड़े से इस डिफरेंस का, हमारे और उनके डिफरेंस का, वो चेंज हो सकता है काफी। वियतनामीज डोंग आज काफी गिर गया है कंपेयर टू द यूएस डॉलर, तो थोड़ा सा ऑफसेट हो सकता है उस वजह से। तो हमारी एडवांटेज उतनी भी ज्यादा नहीं है कि जितना हम देख रहे हैं बस नंबर से कि हमारा 26% है, उनका 34% है, जो भी है। आई थिंक ये थोड़ा और लंबा खेल चलेगा। तो इसको आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री और ऑर्डर फ्लो से ही देखना चाहिए। अभी थोड़ी जल्दी है कि इतनी जल्दी हम जंप नहीं करेंगे, थोड़ा सा अभी और वेट करके देखेंगे क्या व्हाट विल दे से इन द रिजल्ट्स। ओके दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, और आज की इस डेवलपमेंट पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी को देखते हैं, इट्स 23252। अनुज, निफ्टी बैंक आज का स्टार, और बैंक निफ्टी आई 1500 अंक नीचे। अब कल फ्राइडे फैक्टर भी रहेगा, और आज हम एग्जैक्टली वो 200 के नीचे लेकिन 20 के ऊपर, 50 के ऊपर, इस क्लोज के मद्देनज़र कल के लिए अप्रोच करेगी। बिल्कुल, देखिए फिर मार्केट की क्लोज अच्छी है, लेकिन पहली बात तो ये कि अगर आप एकदम ही कंपल्सिव ट्रेडर हैं तभी ट्राई करिए इस ट्रेड को, वरना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज रात को यूएस मार्केट का असली इम्पैक्ट आना। देखिए फ्यूचर्स का रिएक्शन अपनी जगह होता है, अमेरिकी फ्यूचर्स आज सुबह से काफ़ी डाउन है। अगर वो डेटा है एक बार वो मुझे दिखा दीजिएगा। अभी भी अमेरिकी फ्यूचर्स काफ़ी डाउन है, वो अपनी जगह। ये देखिए 1000 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है, 165 पॉइंट S&P फ्यूचर डाउन है, और 620 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर डाउन है। इतना हम प्राइसिंग करके जा रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर्स हैं। स्पॉट मार्केट में क्या होता है आज उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, अभी ना मैं कुछ देर पहले वो हमारे सिस्टर चैनल पर समीर अरोड़ा जी आए थे, उनकी एक बात मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि कई बार मार्केट का रिएक्शन ना आप सिर्फ उसी दिन से नहीं ओवर सिंप्लीफाई कर सकते।
तो खैर एनीवे, अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो बैंक निफ्टी को चूज़ करिए। पहली बात तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग कैरी करिए। बैंक निफ्टी ने आज सीधा 10 डे को डिफेंड करके एक शानदार आपको बाउंस दिया, डे हाई पर बंद हो रहा है बैंक निफ्टी। और उसको हेज कैसे करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो मंथ एंड का ऑप्शन होता है सीधा, तो निफ्टी के ऑप्शंस चूज़ कर लें, निफ्टी का पुट ऑप्शन ले लें, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी करेगा तो निफ्टी ज़्यादा गिरेगा। तो इसके लिए ये एक तरीका हो सकता है अपने आप को हेज करने के लिए। अभी के लिए आईटी से दूर रहें, इस छलावे में ना आए कि 10% स्टॉक गिर गए तो अब काफ़ी अच्छा बाय हो गया। अभी काफ़ी गिरना बाकी है आईटी स्टॉक्स को, रिस्क रहेगा यहाँ पर। हाँ, बीच बीच में रिकवरी आएगी, वो आपको मौका देंगी और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, चुनिंदा शेयर जहाँ अच्छा मूव है वहाँ पर आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं, जैसे पीएसयू बैंक्स हो गया फॉर एग्जांपल, और बाकी एक दो सेक्टर है जहाँ अच्छा लग रहा है आपको, जहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलेटिव कंफर्ट आ रहा है, उसमें आप चाहें तो पोजीशन कैरी कर सकते हैं। और हमेशा जैसे मैं कह रहा हूँ, एक पहले दिन के मुकाबले ना दूसरे दिन का असर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल का जो ट्रेडिंग है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कल का लो अगर बच गया आप, तो जैसे एक अप्रोच ये है कि कल के लो के स्टॉप के साथ आप लॉन्ग रहिए। अगर कल का लो, आज का लो बच गया अगर कल, तो बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर कल हमने आज का लो तोड़ दिया ना, मैं सबसे पहले कहूँगा एग्जिट करिए लॉन्ग पोजीशन को, और चाहे तो इवन शॉर्ट भी करें, लेकिन वो हम कल डिसाइड करेंगे। आज का पैटर्न बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यतिन के पास चलते हैं, आज के डीलिंग रूम चेक करिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, कौन से स्टॉक पर फोकस? गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज रेडार पे हैं, उनमें सबसे पहले ABFRL, और डीलर्स का मानना ये है कि काफ़ी सारी यहाँ HNI खरीदारी चल रही है। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है, यहाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। और डीलर्स की अगर आप माने तो BTST यहाँ वो पकड़ के चल रहे हैं 270-72 के टारगेट के साथ, तो ये स्टॉक उनको पसंद आ रहा है। इसके अलावा GMR एयरपोर्ट्स, ये स्टॉक भी डीलर्स की फेवरेट लिस्ट पे आ चुका है। अब 85-88 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए ये वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और एक मार्की FII यहाँ खरीदारी कर रहा है, ऐसा डीलर्स का मानना है। तो दोनों ही GMR एयरपोर्ट्स और ABFRL पे डीलर्स आज पॉजिटिव हैं। आदित्य बिरला फैशन और GMR एयरपोर्ट पे पॉजिटिव है डीलर्स, तो ये एक दो स्टॉक्स जो आपके अपने फोकस में रखने चाहिए। चलिए अब BTST ST शुरुआत करते हैं। रुचित जी, आप बताइए BTST STBT क्या कैरी करेंगे कल के लिए? BTST करके जाना चाहूंगा, जिसमें जुबिलेंट फूड में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो पिछले कुछ दिनों में एक स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव ये स्टॉक में देखा गया, और अब ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है। RSI भी एक पॉजिटिव फैक्टर ही इंडिकेट कर रहा है। सो नो, जुबिलेंट फूड में करंट लेवल्स पे 675 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है 720 के टारगेट्स के लिए। ओके, जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये हो गई रुचित की ट्रेड। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करें कल के लिए? अनुज, आई स्टिक टू टोरेंट पावर। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, डे हाई की तरफ क्लोज भी कर रहा है। मुझे लगता है कल एक अच्छा खासा गैप अप इसमें होना चाहिए, तो आई स्टिक टू टोरेंट पावर। सेम ऑप्शन का ट्रेड 1580 कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स में भी कर रहे हैं तो आप 1520 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग बने। ओके, सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा अदानी ग्रीन पे, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखनी है 925 स्टॉप, और जो टारगेट होगा वो 1100 का होगा। एक फ्लैट पैटर्न है, ऊपर की तरफ टूटेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो गुड रैली एक्सपेक्टेड। गुड रैली एक्सपेक्टेड है। अदानी ग्रीन डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी। गाबर सर, आप बताइए कल के लिए कौन सी पिक है आपकी? लॉन्ग रहना चाहिए, और स्टॉक का नाम है एस्ट्रल। अब एस्ट्रल ट्रेड कर रहा है 1359 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 1353 पर, 6 रुपए का। नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 1400 रुपए के होने चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में एस्ट्रल। ओके, एस्ट्रल। मानस, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, आई थिंक पावर ग्रिड पे खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो पावर ग्रिड के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 294.90 के स्टॉप लॉस के साथ। 294.90 के स्टॉप लॉस के साथ पावर ग्रिड के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, और 310 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, यहाँ पे डे हाई की तरफ क्लोज कर रहा है ब्रिटानिया, काफी अच्छा पैटर्न लग रहा है। थोड़े वॉल्यूम्स ड्राई है, बट मुझे लग रहा है कि 200 डेमा का ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 5000 के आसपास, नियर 5000। टारगेट होगा 5200 से लेके 5250, 5250। ओके, चलिए, सारी कॉल्स पूरी हुई। अब वीरू के पास चला जाए और आज की मार्केट ब्रेड समझी जाए। वीरू, आज तो अच्छी रही होगी मार्केट ब्रेड? ब्रेथ अच्छी है अनुज, और अच्छी बात यह है कि इस ब्रेथ को आज लीड किया बैंकिंग ने। आई मीन बैंक्स टॉप OI गेनर्स ऑन द लॉन्ग साइड। टेक्नोलॉजी, मेटल्स, केमिकल्स, यानी कंप्लीटली अगर आप देखें एक्सपोर्ट मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट्स से सरोकार जिन सेक्टर्स का होता है, उसमें शॉर्टिंग थी, शॉर्ट बिल्डअप।
मतलब टेक्नोलॉजी, केमिकल्स एंड मेटल्स। ये आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखिए रेशियोज़ हैं। हालांकि आपको शॉर्ट और लॉन्ग इवनली पॉइज नजर आएगा, बट जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि तवज्जो इस बात को देनी चाहिए कि आईटी अगर कोलैप्स हुआ तो निफ्टी बैंक ने थामे भी रखा। IDFC फर्स्ट बैंक स्ट्रॉन्ग मूव था यहाँ पे। GMR एयरपोर्ट्स में आज एक गजब का मूव अबव 200 डिमा। FL फाइनेंस, पावर ग्रिड, लुपिन। आज पावर स्पेस याद रखिएगा इज द थर्ड टॉप OI गेनर और शॉर्ट बिल्डअप था यहाँ पर, शॉर्ट कवरिंग माफ कीजिएगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे बड़े शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स बैंक में अगर कहीं पर हैं दैट्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। रेस्ट ऑफ ऑल बैंक्स एडेड लॉन्ग। बाकी कैनरा बैंक, ग्लेनमार्क और L&T फाइनेंस यहाँ पर भी आप देखें शॉर्ट कवर था। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम में हुआ और कोफोर्ज, KPIT, डाबर, HCL टेक्नोलॉजीज। डाबर आज कंप्लीटली क्रैक हुआ और मेरे ख्याल से ये शायद नवंबर 2020 के बाद सबसे वर्स्ट क्लोज है डाबर का। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग एम्फेसिस में, ONGC में, साइंट में, दीपक नाइट्राइट और MCX में देखने को मिली। एक बार प्लीज़ लेके आइएगा दीपक नाइट्राइट केमिकल बास्केट में। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी शॉर्टिंग आज हुई या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग केमिकल बास्केट में दीपक नाइट्राइट आपकी स्क्रीन पे। अनुज। बिल्कुल, दीपक नाइट्राइट में आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई और स्टॉक काफ़ी वीक भी रहा। BSE का स्टॉक देखिए एक बार। आज कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ आज रिवर्सल आए हैं। सुबह अच्छे थे लेकिन दोपहर आते आते अच्छी खासी गिरावट इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिली। मार्केट का पंचनामा टीजर देखते हैं। आज कौन से सवाल आएंगे? आज गावस्कर होंगे वैसे श्रेया के साथ। श्रेया बताइए क्या सवाल आया आज? जी, सवाल BEL पे देखिए डे हाई के आसपास क्लोजिंग होने की तैयारी कर रहे हैं स्टॉक। कुछ दिन पहले मुनाफा वसूली देखने को मिली थी और आज इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्या किया जाए इस स्टॉक में? टफ है ये थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक और पिछले 6 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे इसका श्रेया तो ये स्टॉक एक रेंज में रहा है। एक बहुत ही छोटी रेंज है। इसके बाद 6 महीने का चार्ट दिखा दीजिए ज़रा। स्टॉक ने कुछ नहीं किया है 6 महीने में। हाँ देखिए 3% चला है। इसकी एक रेंज रही है 250 से लेके मोटा मोटी 310 और उसके बिल्कुल बीच में है। तो थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड करूँगा क्योंकि पता नहीं है कि नेक्स्ट मूव किस तरफ आएगा। रेंज बाउंड स्टॉक्स को प्रेडिक्ट करना, प्रीएम्प्ट करना बहुत टफ होता है श्रेया। जी बिल्कुल, थोड़ा अभी वेट एंड वॉच की सलाह है BEL। लेकिन एक सेक्टर जो हम पूरे लगातार आज चर्चा भी कर रहे थे, IT सेक्टर के स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा सवाल है। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। ये परसिस्टेंट 10% गिरकर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है डे लो पर और ऑलमोस्ट 4802 के लेवल पर। लेकिन यहाँ पे सौम्या जी की खरीद है 6000 की, 4802 पे कर रहा है कारोबार और गिरेगा ये भी आशंकाएं जताई जा रही। तो क्या करना चाहिए? इनको बने रहना चाहिए या फिर क्या रणनीति अपनाएंगे इस पर्टिकुलर काउंटर? देखिए अगर आपने मेरी कमेंट्री सुनी, मैं आई थिंक बहुत पहले मैंने 3 स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुक कराया था, परसिस्टेंट, कोफोर्ज और पॉलीकैप जी। और आई थिंक उसके बाद आपने लगातार इन तीनों में एक्सीडेंट्स देखे। कई बार ना चार्ट्स बहुत कुछ कह देते हैं कि इन तीनों स्टॉक्स में हमने मोटा मुनाफा भी देखा लोगों को। कई बार ट्रेड भी ली गई इन तीनों स्टॉक्स पर, कई बार व्यू भी पॉजिटिव लिया गया। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से चार्ट बता रहे थे कि यहाँ पे नेगेटिविटी है। तो प्रॉफिट बुकिंग की हमारी एक सिंपल एडवाइस रही थी इन तीनों स्टॉक्स पर। अब आपने नहीं मानी उस एडवाइस को, अब 20% आपके प्राइस से गिर चुका है। मेरे ख्याल से अभी भी अगर आप एक ट्रेडिंग व्यू रखते हैं निकल जाना चाहिए क्योंकि पता नहीं इनमें कितनी वीकनेस आ सकती है। एक बार मुझे डॉलर इंडेक्स दिखाइए ज़रा। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने जब शो की शुरुआत की थी हम 102.50 की बात कर रहे थे डॉलर इंडेक्स पर कि वो गिरकर 102 उसके वहाँ पर आ गया। एक बार डॉलर इंडेक्स देखिए, अब 102 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट हमारा डेटा थोड़ा सा लैग के साथ आता है। रियल टाइम में डेटा में ट्रैक कर रहा हूँ, 101.70 पर है डॉलर इंडेक्स, 101.70 पर डॉलर इंडेक्स है। तो ये एक और इक्वेशन है जो अगेंस्ट जाएगी IT के। तो इसके लिए थोड़ा सा IT को अभी अवॉइड करेंगे। चलिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो 335 पर गावस्कर और श्रेया के साथ एक और काम करते हैं आपको। आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू किया था सुबह जियोस्फीयर कैपिटल मैनेजमेंट के मैनेजिंग पार्टनर अरविंद सैंगर के साथ, उस टैरिफ से रिलेटेड। उनकी जरा कुछ 2-3 हाईलाइट्स सुनते हैं। कैसा मूड माहौल लग रहा है यूएस में? वहाँ आपको किस तरीके की फीलिंग आ रही है? हाउ आर थिंग्स लुकिंग फ्रॉम देयर? यहाँ तो काफ़ी मूड माहौल ख़राब लग रहा है। नहीं, यूएस में तो मूड और भी खराब है। अपने खुद के पैर पे जो कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना, वो ट्रम्प ने बिल्कुल कर दी।
कि यूएस का एवरेज जो टैरिफ था आज के पहले वो करीब 2.5% था। अब उसको हम लोग 22% पे ले आए। तो इसका नुकसान यूएस के कंज्यूमर्स पे होगा, यूएस की इन्फ्लेशन पे होगा और यूएस में रिसेशन आने की रिस्क काफी बढ़ गई है। तो हर तरीके से यूएस की इकोनॉमी को धक्का लगेगा। अरविंद सर, ये जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, इसका घाव कितना गहरा होगा? स्लो डाउन तो बट ऑब्वियस आना है आपके इलाके में, ये क्या रिसेशन की तरफ स्लिप होने का खतरा भी बढ़ रहा है यूएस में? हाँ, और ये सिर्फ क्योंकि यूएस की इकोनॉमी दुनिया के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए यूएस में तो रिसेशन आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें दुनिया में भी रिसेशन आने की काफी संभावना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दुनिया बच जाएगी, लेकिन यूएस ने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी और ग्लोबल ट्रेड पे कुल्हाड़ी मारी। तो ग्लोबल ट्रेड में आप जैसे अभी बात कर रहे थे, जो इकोनॉमीज ट्रेड पे ज्यादा डिपेंडेंट है, उनको शुरू में ज्यादा सदमा पहुंचेगा, उनको ज्यादा धक्का पहुंचेगा। तो इसमें मतलब ग्लोबल ग्रोथ को भी रिस्क आ गई है। तो मेरे ख्याल से रिसेशन और जिसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जिसमें कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और इकोनॉमी भी रिसेशन में जाएगी। तो वो जो दोनों चीजें जो हमने 1970s में देखी थी लास्ट, वो फिर से आने का डर हो गया है। तो वो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए, स्पेशली यूएस मार्केट के लिए, लेकिन जहां पे भी ये रिस्क आएगी उसके लिए काफी नेगेटिव रहेगा। अरविंद जी, मैं एक सुबह फंड मैनेजर से बात कर रहा था, वो कह रहे थे ये 1970s का भी मामला हुआ तो लकी रहेंगे, कहीं 1929 वाला मामला ना आ जाए। मतलब फॉरगेट अबाउट, मतलब डिप्रेशन, मतलब रिसेशन तो गिवन है, सवाल ये होना चाहिए कि डिप्रेशन आएगा या नहीं आएगा। नहीं, वो तो खैर ये रिस्क तो है, लेकिन जैसे मेरे ख्याल से तो अगर इकोनॉमी में काफी मंदी आई, मार्केट काफी गिरा, तो ये टैरिफ्स को वापस करना भी संभव है। तो ऐसा नहीं है कि ये अड़े हुए हैं, अभी तो ट्रम्प अड़े हुए हैं। ट्रम्प की जो बुद्धि है वो ये समझती है 40-50 साल से कि अगर हम किसी देश से कुछ खरीद रहे हैं तो वो देश हमारा फायदा ले रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। हम यूएस में बाकी कंट्रीज से सर्विसेज सरप्लस रखते हैं और गुड्स का डेफिसिट रखते हैं। तो जो सर्विसेज का सरप्लस है वो तो ट्रम्प को कभी ध्यान में नहीं आता। तो इससे बल्कि भारत का ये फायदा है कि भारत का अगले 2-3 महीनों पर, पिछले 2-3 महीनों में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से बढ़ गए आगे। उस पे ट्रम्प ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो इसमें अगर आप दुनिया में सब देश देखें तो सब मेजर इकोनॉमी जो देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा अच्छा पोजीशन है इस मामले में कि ट्रम्प इस बात का ध्यान नहीं दे रहा है सर्विसेज। लेकिन आपकी जो रिसेशन और डिप्रेशन वाली बात है, वो मैं इतना तो नेगेटिव नहीं हूं कि डिप्रेशन आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कि इतने लोग समझते हैं कि अगर रिसेशन ज्यादा गहरा हुआ तो ये हमें हटाना पड़ेगा। तो उसमें कौन हटाएगा, कैसे हटाएगा, कांग्रेस हटाएगी या ट्रम्प हटाएगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन रिसेशन की पॉसिबिलिटी तो काफी है। बिल्कुल। वैसे एक चीज़ है, ट्रम्प साहब कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका अब तक ग्रेट है। मतलब कितने गेस्ट हैं यूएस में रहकर, फॉर एग्जांपल अरविंद संघ जी यूएस में ही रहते हैं, यूएस में रहकर इस तरीके की बातें बोलना डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, ट्विटर पे कई लोगों ने जिस तरीके के शब्द यूज़ करे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, वो सिर्फ एक ग्रेट कंट्री में ही हो सकता है। बट कहीं ये चेंज ना हो रहा हो, ये है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच रही है अब तक, लेकिन कहीं वो चेंज ना हो रहा हो, इस चीज़ का रिस्क हमेशा रहता है। एनीवे, चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और वॉल पर चलते हैं आज की मार्केट क्लोजिंग को समझने के लिए। क्लोज उतनी अच्छी नहीं रही जितनी एक समय पे लग रहा था। आप थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा ज़्यादा शायद लालची हो रहे हैं, लेकिन कंसिडरिंग हम 23,300 तक गए थे, वहाँ से थोड़ा फिसले। लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोज अच्छी है, 250 पॉइंट ऊपर, 51,600 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी पर प्रेशर डाला निफ्टी आईटी ने, 4.5% निफ्टी आईटी नीचे था, 1530 पॉइंट का दबाव आया यहाँ पर। बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर
मिड कैप और स्मॉल कैप ग्रीन में बंद हुए, लेकिन मिड कैप 1/4% ऊपर बंद हुआ, स्मॉल कैप आधे % से भी ज़्यादा ऊपर बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, 2:1 से बेटर था एडवांस डिक्लाइन। करीब 1900 बढ़ने वाले शेयर थे, 760 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार ज़रा, और उसमें देखिए आप क्लियरली IT एक तरफ 4% नीचे, फार्मा 2% ऊपर, सुबह 4% ऊपर था, और रियल PSU बैंक 2% ऊपर। टेक्सटाइल को इंडेक्स नहीं है, वरना वो सबसे ऊपर होता। PSU इंडेक्स में अच्छी रैली आई, करीब 1.3% की। निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा ऊपर था। कैपिटल गुड्स इंडेक्स में भी तेज़ी थी। IT के अलावा अगर कोई इंडेक्स गिरा तो वो ऑटोज़ करीब 1% नीचे, कुछ हद तक मेटल्स यहाँ पर भी गिरावट रही। अब देखते हैं ज़रा निफ्टी का हीट मैप किस तरीके के मूव्स रहे। सबसे नीचे TCS, HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, पाँचों के पाँचों लार्ज कैप IT नाम आज निफ्टी के 5 टॉप लूजर्स में शामिल। सिर्फ एक ONGC था जो इन बिटवीन आ गया, अदरवाइज सभी IT नाम होते। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, यहाँ भी गिरावट। बजाज फाइनेंस में गिरावट थी उस न्यूज़ के बाद। ऊपर गया था पावर ग्रिड में शानदार तेज़ी। सन फार्मा, सिप्ला, अल्ट्राटेक, श्रीराम फाइनेंस, NTPC, अदानी एंटरप्राइजेस, टाइटन, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज थोड़ी सी तेज़ी रही। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल कहना होगा गिवन द क्यूज अच्छा रहा। हीरो बिल्कुल, गिवन द क्यूज अच्छा रहा ये क्लोज, स्पेशली फॉर निफ्टी बैंक, निफ्टी IT 1500 अंक नीचे। और एक और चीज़ हुई अनुज, शुक्रवार जल्दी आ गया ना इस बार। शुक्रवार जल्दी आ गया, और अभी तो और अगले 2-3 हफ्ते और जल्दी आएगा। हाँ ये भी है, अगले हफ्ते भी एक छुट्टी है, ट्रंकेटेड वीक है, 10 तारीख की छुट्टी है। खैर कोई बात नहीं। और ये सेशन बहुत, अगर आप देखें, शायद ख़राब हो सकता था, लेकिन एटलीस्ट हमने आज सुबह के उस लो को 23,150 को नहीं तोड़ा है। बैंक निफ्टी पूरे दिन लीडिंग इंडिकेटर सबसे स्ट्रॉन्ग मूव लेके गया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो एज वेल। शुक्रवार का दिन, कल सुबह फिर ये पैनल आपसे करेगा मुलाकात। लेकिन कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो ज़रूर पूछिए मार्केट का पंचनामा में शेयर और प्रकाश का बसर के साथ। कल मिलते हैं मॉर्निंग कॉल में, तब तक के लिए नमस्कार।